व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो दोस्तों आज है 1 मार्च, बड़ा अच्छा दिन है भाई साहब। नया महीना स्टार्ट हो गया है, देखते ही देखते आप लोगों के सामने पुराना महीना जो है उसकी खटिया खड़ी हो गई है। तो किस तरीके से लेके चलने का इरादा है इस महीने को? लास्ट वाले जैसा या फिर इससे ज़्यादा है? होने कहते कि या तो छोड़ दो या फिर फोड़ दो। तो कौन सी वाली कैटेगरी में रखने वाले हो बताओगे जरूर। आज का दिन किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हो और कल का दिन कैसा आप लोगों का रहा, ये आप लोगों को जरूर बताना है। क्योंकि अगर आप लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं रख रहे हो तो भाई साहब और कौन ध्यान रखेगा, ठीक है। और इसी के साथ में जय हिंद। जय हिंद के साथ में लेक्चर स्टार्ट करने में मजा ही कुछ और आता है, मतलब एनर्जी सी नेक्स्ट लेवल की आती है। तो हाउ इज द जोश? जय हिंद है। हाउ इज द जोश? जय हिंद। ऐसा नहीं हाउ इज द जोश, हाय सर, नहीं ऐसा नहीं, हाउ इज द जोश? जय हिंद। आ रहा है ना मजा? तो यहाँ पर काफी शानदार आज का लेक्चर रहेगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को सुन के। 1 मार्च है, आज का डिस्कशन बहुत ही प्यारा रहेगा, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपको एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, हम लोगों ने एक पर्टिकुलर शिप के बारे में बात की थी, ठीक है। वो जो शिप है वो बोला था कि मार्च के महीने में पहुंच जाएगा, कहाँ पर? आसाम के डिब्रूगढ़ में। तो वो पहुंच गया है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर जो पहुंचा है अभी उसी के बारे में आप लोगों से सारी बातें करूंगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन ही बताऊंगा बैकग्राउंड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रिवीजन के तौर पर भी आप लोगों से आ सकता है। तो उसके बारे में काफी कुछ तसल्ली में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो काफी सारी बात करेंगे, शानदार तरीका डिस्कशन रहेगा, मजा आएगा। और कल जो है काफी अच्छे से आंसर दिए गए थे एसएलवी फैमिली मेंबर IAS के द्वारा। उनके आंसर जो है मैंने पिन कर दिए थे कल की वीडियो के नीचे, एक बार जाकर उनके ऊपर आप लोग नजर डाल लेना। बहुत ही प्यारी बात यार यहाँ पर बोली गई है। यहाँ पर सीधी सीधी बात ये बोली गई कि जो खैरात में मिले वो है भीख और जिसे मेहनत से पाओ वो है जीत। जिंदगी में ना आज कुछ भी कर लो, पर इतना काम जरूर याद रखना कि अपने आप को संभालना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जिंदगी में आती हैं, आप लोगों को लगता है कि यार इसमें क्या करना चाहिए, ऐसा तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी। पर लेकिन अगर आप लोग अपने माइंड को स्टेबल रख पाएंगे, वहां पर सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, खासकर एग्जाम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम के अंदर जब आप लोग को कई बार ऐसा रहता है ना कि 2 क्वेश्चन चले गए, 3 क्वेश्चन चले गए, 4 चले गए, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, 5 तक आते आते भाई साहब मतलब है ना गर्दन के कान के पास में से पसीना निकलने लगता है सर्दियों में भी, कि अब क्या होगा। ऐसा लगने लगता है कि घूम रहे हैं, जहां पर बैठे हैं वो सारी बेंच घूम रही है। ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलने लगती है। पर लेकिन उसी टाइम पर गहरी गहरी सांस लेनी है, 2 या 3, और उसके बाद में फिर तसल्ली में रिलैक्स होकर आंखें बंद कर कर और फिर खोलनी है। आप लोग देखोगे अंदर से अपना आप को रिलैक्स पाओगे। अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है इन ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर बोली गई कि कोई भी चीज़ यहाँ तो खैरात में मिलती है, और मिले भी तो खैरात में बस भीख मिलती है। पर मेहनत से अगर आप लोग एक बार कुछ पालोगे, आप लोग खुद सोचो, जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हुआ और घर वालों को आप लोगों ने बताया, उस दिन रिएक्शन देखना घर वालों की। भाई साहब ऐसा लगता है कि आप लोगों ने उनको आसमान पे बैठा दिया ले जाकर। वो उस चीज़ की कितने लंबे समय से आस देख रहे थे, आप लोगों ने उनकी झोली में डाल दी वो चीज़ ले जाके। तो ये होती है चीज़ें, तो इसको आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये चीज़ आप लोगों को फील करनी पड़ेगी, तभी आप लोग इस तरीके से अपनी चीज़ों को आगे लेकर चल पाओगे। और जब तक फील नहीं करोगे ना यार ये चीज़ें आगे, तब तक आप लोग अच्छा रिजल्ट भी नहीं दे पाओगे। आप लोग जब फील करना स्टार्ट कर दोगे कि वाह यार, मतलब मम्मी पापा कितने खुश होंगे इस चीज़ को देखकर, फिर देखना आप लोग कितने शानदार तरीके से आगे बढ़ते हो। पर लेकिन अगर वो चीज़ फील ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो फिर तो यार टफ सिचुएशन हो जाती है। तो नहीं, फील करना आप लोगों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। बाकी किस तरीके से आज ये महीना आप लोग लेकर चलने वाले हो, लास्ट वाले महीने को अगर मैं बोलूँ आप लोगों को 10 में से मार्क्स देने हैं, तो कितने मार्क्स दोगे ये आप लोग जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि लास्ट वाला महीना आप लोगों का शानदार रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम आप लोगों को बताना है, डिस्कस करूंगा इनके बारे में। और हमारे देश की विजिट पर आ रही है एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर। 8th एक पर्टिकुलर हमारे देश के अंदर में एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, वो एक पर्टिकुलर डायलॉग कराती है जिसे रायसीना डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आ रही है, इटली की लीडर है, इनका नाम आप लोगों को बताना है। कुछ दिनों पहले अभी यहाँ पर ये यूक्रेन में थी, अभी हमारे देश में है। तो देखता हूँ कौन कौन इनके बारे में बताता है, ठीक है। नेशनल साइंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। तो नेशनल साइंस डे जो है ये रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के नाम पर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट डे है। इसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा है किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये रमन जी से रिलेटेड है और रमन इफेक्ट्स के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है, ठीक है। एक ऐसा देश है जहां पर साइंस डे जो है हमारे देश से रिलेटेड यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड, उस देश का नाम बताना है। मतलब हमारे देश की पर्सनैलिटी से रिलेटेड वहां पर जो बेसिकली काम किया जाता है, तो उनका नाम आप लोग बताइए। मतलब साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है उनके नाम पर।
दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कल ऐप के ऊपर पहली क्लास आ रही है जो ऐप पर कनेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख पाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस क्लास को जो है आप लोग देखिएगा। जो बच्चे कह रहे थे कि सर किस तरीके का पढ़ाया जाएगा, तो ये एक तरीका डेमो लेक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही तसल्ली में यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के सामने निकल कर आएंगी, खासकर जो EPFO के लिए। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर फ्री क्लास जो बंद मत कर देना। एक बार को पेड क्लास जो है ज़िंदगी में बंद हो जाएंगी, फ्री क्लास जो है वो यूट्यूब पे ऐसे ही चलती रहेंगी, कभी भी बंद नहीं होने वाली है। ठीक है, ये मेरे शब्द हैं, इनको मार्क कर लो। दूसरा, एक बंदा कह रहा है कि सर iOS का जो है ऐप नहीं चल रहा है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। कैसे ओपन होगी यार, इतनी बेसिकली सोचा ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा जनता जनार्दन जो है वहाँ पर जाकर खिचड़ी पकाएगी। अब इसको देखो संभालने में तुले हुए जैसे तैसे संभलेगी अब चीज़ें, तो देखते हैं उसको कैसे करना है। एक और छोटी सी बात, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं और मेरे भाई हैं, मैं और मेरी बहन है, तो क्या हम लोग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये अंदर की बात है थोड़ी सी मुझे सारे ये बोलने लगता है कि सर देखो इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मैं ऐप लॉन्च किया, मतलब उस पर कोर्स आया, और मैं बता रहा हूँ बच्चों को कि फ्री कैसे पढ़ना है, बिना एक तरीके से कोर्स खरीदे कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, तो जो सारे टीचर लोग हैं कह रहे हैं कि सर पहले इंसान हो जो हमारे पेट पे लात मारने पे तुले हो, अपने ही पेट पे लात मार रहे हो तो देखो यार, देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई उस तरीके से चीज़ों को कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मत लेना। अगर आप लोग जैसे भाई और बहनों, आप लोगों ने एक तरीके से एक कोर्स यहाँ पर ले लिया, तो ऐसा कर लेना एक टाइम पर एक इंसान चला लेना, दूसरे टाइम पर दूसरा इंसान चला लेना, क्योंकि जब एक चलाएगा तो दूसरी साइड से वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं ऐप के अंदर में, वरना बहुत सारे इश्यूज फिर आगे देखने को मिलने लगते हैं। अगर ये काम आप लोग करना चाहते हैं, जैसे कि भाई बहन है या भाई बहन है, मतलब दो दोस्त हैं, वो भी आप लोग कर लो अगर आप लोगों को लग रहा है। पर ये ध्यान रखना कि सामने वाले को किसी को ऐसे मत करना कि पैसे दे दिए और किसी ऐसे इंसान को दे दिया आप लोगों ने कि हाँ दोनों मिलकर कर लेते हैं, और उसका नंबर वहाँ पर रजिस्टर है और उसने उठाकर जो है आप लोगों को OTP देना बंद कर दिया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, कि सर उसको तो पैसे देते हमारे साथ में और वो इंसान जो है अब हमें यूज़ नहीं करने दे रहा। तो ये अपना फिर उसको देख लेना, क्योंकि ऐसे भी कई सारे मैसेज आ रहे हैं अभी रिसेंटली कि दोनों ने मिलकर खरीद लिया उसको, तो उसके बाद में फिर क्या, सामने वाला जो उसको दे नहीं रहा वो कह रहा है कि मुझे यूज़ करना है, और किसी और को देना स्टार्ट कर दिया उससे पैसे लेकर। ऐसी भी हरकतें होती हैं। तो इसलिए अपना कोई बेस्ट फ्रेंड है या फिर कोई अपना घर का ही मेंबर है उसमें करना, पर एक टाइम पर एक ही चलाना। दूसरा अगर उसको खोलेगा तो एक टाइप से बंद हो जाएगा, और हो सकता है अगर ज़्यादा रिपीटेडली ये हो तो फिर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में भी कोई दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करना कि टाइम डिवाइड कर लेना, ठीक है। अभी ये जो अगर सुनेंगे, जो टीम सुनेगी तो वो कहेगी ये देखो ये अपने अपने ही चीज़ों को लीक कर रही है इंसान कुछ नहीं यार, अपना एंजॉय करो, पढ़ाई करो, ठीक है, बाकी तो सब चलता रहेगा, टेंशन मत लो, बैठो मैनेज कर लूँगा जैसे तैसे जो भी होगी, ठीक है। बस ये थोड़ा सा दिक्कत ही हो रही है यहाँ पर, मतलब जो सिचुएशन मुझे लग रही है इसके ऊपर ना थोड़ा सा यार बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कल को अगर मुझे लगने लगे, पता चला जितनों ने खरीद लिया पता चला वो भी नहीं देख पा रहे हैं, तो हो सकता है जल्दी अगर मैं एडमिशन बंद कर दूं, अगर मैं उसको संभाल नहीं पाया तो ये सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है कि सारी चीज़ें रीस्टार्ट हो रही हैं यहाँ पे। अभी नई नई चीज़ें, पढ़ाने में कोई कमी नहीं रहेगी उस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, पर लेकिन बर्डन जो पड़ रहा है उसको थोड़ा सा मैनेज करने पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। जिसको नहीं पता कैसे कैसे चीज़ें करनी है, दो तरीके हैं। वेबसाइट जा सकते हैं studyloverveer.in करना, ठीक है, .com नहीं .in, studyloverveer.in, और यहाँ पर प्रो क्लासेस में जाकर आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। अगर इसको ले लिया तो रिक्वेस्ट है कि टेस्ट सीरीज मत लेना, वरना फिर दिक्कत होती है, फिर उसको रिटर्न करना पड़ता है। बाकी ऐप में अगर जाओगे तो यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी, आज से ही आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी। फर्स्ट क्लास आप लोग की आज 11 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत ही तसल्ली में आप लोगों की चीज़ें जो हैं वो कवर की जाएंगी। एग्जाम की डेट नहीं आई है, एग्जाम से पहले 15-20 दिन, मतलब एक महीना लगभग 15-20 दिन पहले सारा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टेंशन मत लेना। आज तक जो चीज़ कमेंट की है एक तरीके से, आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है कि कमिटमेंट कर दिया और उसको छोड़ा हो। जो कनेक्ट है वो सारे बातें जान ही रहे होंगे, तो यहाँ पर भी नहीं छोड़ूंगा। कई सारे बच्चे जो हैं इसको लेकर बोले सर आज तक तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। मतलब सोचो यार, मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 7 साल से ऐसा ही वहाँ पर पढ़ाना है, ऐसा ही यहाँ पर पढ़ाना है। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाएगा या फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरीके से? तो मतलब ऐसा थोड़ा ना कि मतलब पढ़ाना ही तो है, दोनों जगह पढ़ाना है।
तो इस तरीके से कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट होगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। बाकी आज जो है यहाँ पर पेपर डाल दूंगा, जो खासकर सारे जो बचे हुए हैं, जो पीडीएफ बची हुई हैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। इस पे ऐप पर देख लेना, हिंदू की जो पूरी बेसिकली मर्ज पीडीएफ बची हुई है वो प्रोवाइड करा दूंगा, और मंथली जो है बेसिकली जो हिंदू वाली उसको मैं प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। कई सारे बच्चे बोले हैं सर मेंस वगैरह के पेपर, तो टाइम लगता रहेगा, चीज़ें आती रहेंगी, टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाएंगी यहाँ पर। तो जो आप लोगों का टेलीग्राम वाला वो फंडा था वो खत्म हो चुका है, यहाँ पर आसानी से आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना थोड़ा, और इसको थोड़ा संभाल के देख लेना, ठीक है। कभी फिर यार मेल करो, क्योंकि रिप्लाई नहीं हो पाते इतने सारे मेल्स के, कि हाँ सर ये हो गया, उसने खोला था सर मेरा बंद हो गया, वो होगा ही। टाइम डिवाइड कर लेना और कोशिश करना कि फ्रीक्वेंटली एक दूसरे को ओवरलैप ना करो, ठीक है। टीम वाले बोलेंगे सर आप नहीं चलने देने के, इसको बंद करवाओगे। किसी ज़्यादा को मत बताना, पता चला उनके सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो रहे हैं और फिर वो आप लोगों को बोले, ठीक है। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मत करना ये चीज़ें, क्योंकि सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं। फिर बात करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के बारे में। तो 1 मार्च को ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है उस डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर रोका जा सके। तो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, एज का हो सकता है, जेंडर का हो सकता है, कलर का हो सकता है, वेट का हो सकता है, हाइट का हो सकता है। अलग अलग तरीके के डिस्क्रिमिनेशन बोलते नहीं कि ये इंसान जो है ये काला है, ये इंसान जो है एक तरीके से छोटा है, ये इंसान जो है मोटा है, ये इंसान जो है ये इस तरीके से चलता है। तो बहुत सारी ऐसी तरीके की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। ये सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन जो हैं ये गलत है। कोई इंसान काला है तो यार वो नेचुरली काला है, अपने हाथ में क्या है। कोई इंसान छोटा है तो नेचुरली छोटा है, उसके अपने हाथ में क्या है। अगर वो छोटा इंसान जिंदगी में कुछ अचीव ना करे तो एक बार को बोलो कि यार तुम पैदा तो हो गए, कुछ क्या नहीं, समझ में भी आता है, पर वो उसको बोलो कि तुम काले हो, उसमें उसकी क्या गलती है यार। एपीजे अब्दुल कलाम सर को देखा है, देखने में कैसे लगते थे, पर लेकिन नाम लेते ही मतलब जुबान से भी और आंखों से भी रेस्पेक्ट झलकने लगती है यार। तो आप लोग खुद समझो, तो जिंदगी में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग जो है काला गोरा सब चीज़ें छोड़ के हाइट साइट बस आप लोगों के काम को देखो, और जब काम के बारे में बात की जाए तो बस आंखों से जो है रेस्पेक्ट झलके, वो वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो सोसाइटी में से डिस्क्रिमिनेशन जो है उनको दूर करना चाहिए। इसी के ऊपर आर्टिकल 15 मूवी के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, आयुष्मान खुराना साहब की। कई सारे बच्चों ने देखी है, कईयों ने नहीं देखी है। अगर आईपीएस बनना चाहते हो तो जरूर देखिएगा। सेव लाइव्स एक तरीके से जो यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज यार एक बच्चा कह रहा है सर इरिटेट कर दिया खास कर आपने। सारी की सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में भी आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, और लेक्चर भी वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेंगे। लेक्चर लूँगा लिखा हुआ एक तरीके से हिंदी और इंग्लिश में भी मिलेगा आप लोगों को, और लेक्चर इस तरीके से बोलूँगा जैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ। कई सारे बच्चे इसको रिपीटेडली पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से चीज़ें सारी चलेंगी, आराम से इंजॉय करते रहिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाली वीडियो के बारे में तो यार रह गया। स्टार्टिंग में जो वीडियो आप लोगों को दिखाई थी उसमें एक टीचर है और जो बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। बच्चा जो है वो क्या हो गया, बच्चा आप लोगों को देखने को मिलेगा उसने ना दंड बैठक करना स्टार्ट कर दिया, तो टीचर ने उसके साथ में करना स्टार्ट कर दिया। ऐसी हरकतें या तो माँ बाप कर सकते हैं, बच्चे को अपने ऊपर बैठा लेना, उनके लिए घोड़ा बन जाना, या फिर टीचर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती है यार, ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इतने लेवल पर काम करना किसी और इंसान के बस के आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, जो इस लेवल पर जो टीचर जो पेरेंट्स कर पाते हैं। तो ये एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें हैं। अगर किसी को अच्छे टीचर और अच्छे पेरेंट्स, हालांकि पेरेंट्स तो अच्छे ही रहते हैं, अच्छे टीचर भी मिल जाए ज़िंदगी में तो इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, किसी को अगर गाइड कर सकते हो तो गाइड जरूर करना, अगर वो आप लोगों से पूछे इसके बारे में, ताकि उसकी ज़िंदगी थोड़ी संवर सके। अच्छा दोस्तों, आप में से कौन कौन ये लेक्चर गाँव में बैठ कर देख रहा है और कौन कौन ये लेक्चर शहर में बैठ के देख रहे हैं? नहीं, ये क्वेश्चन सही नहीं होगा, क्योंकि गाँव वाले भी शहर में बैठ सकते हैं और शहर वाले भी गाँव में बैठ सकते हैं। कौन रियलिटी में गांव से बिलोंग करता है और कौन शहर से बिलोंग करता है, ये आप लोगों को बताना है। रीज़न क्या है यहाँ पर, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना, क्योंकि एक ऐसा पोर्शन है जो कि इंटरव्यू में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम में तो आप लोगों को लिखने के लिए आ सकता है, खासकर रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, पर आप लोगों के ऊपर अलग से फोकस जाता है। अगर आप लोग ऐसे एरिया से आते हैं तो आप लोग कम से कम यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बजट का क्या एंगल है यहाँ पर, खासकर अगर बात करें जो रूरल इकोनॉमी के बारे में, उस पर आप लोग की एक राय जरूर होनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ये उसी के बारे में है, बहुत ही तसल्ली के साथ में डिस्कस करूंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा, और डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा तसल्ली में कवर किया गया।
ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके अंदर यहाँ पर कवर किया गया। और डाउन टू अर्थ मैगजीन ने पूरा एनालिसिस किया और उसने बोला कि एग्रीकल्चर और खासकर बात करें अगर यहाँ पर मेनली रूरल इकोनॉमी के ऊपर सरकार ने बजट में बड़ी ज्यादती की है। यानी कि उसके द्वारा एनालिसिस किया गया कि जो सब्सिडी है उनको कट कर लिया गया है, बहुत सारी मार्जिनल कम्युनिटी को एलोकेशन किया जाता था पैसे का, वो कट कर लिया गया है। क्या ये सही है? तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस स्लाइड के अंदर में। हमारे देश का जो बजट है वो फरवरी 1 में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया देश के अंदर में, और उस बजट के अंदर में सिस्टमेटिक वे में बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, यानी कि पैसा मिला सबको कि आने वाला साल जो है आप लोगों के लिए कैसे आप लोग लेकर चल सकते हो, उसके बारे में पूरा एक खाका तैयार किया गया। एग्रीकल्चर और जो अलाइड एक्टिविटी है यहाँ पर अगर उसके बारे में बात करें तो बात की जा रही है कि मार्जिनल राइज उसमें देखने को मिला, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ में जो मिलकर दूसरे काम किए जाते हैं खासकर किसानों को जो फायदा पहुंचाते हैं, तो उसमें थोड़ा सी बढ़ोतरी हुई। उसमें लास्ट ईयर जो था 1.36 ट्रिलियन था, अब की बार 1.44 ट्रिलियन हो गया, 5.8 का बढ़ोतरी हो गई। अच्छी बात है, क्लैपिंग करने वाली बात है। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में यहाँ पर एलोकेशन जो था ये 9,504 करोड़ था, यहाँ पर ओनली 0.4% यहाँ कर इसके अंदर में ऐड किया गया, यानी कि बहुत ही जरा सा इसके अंदर में इंक्रीमेंट हुआ। चलो अच्छी बात है, बढ़ा तो सही। सारी की सारी कहानी जो है वो यहाँ पर आकर खराब हो गई। फूड सब्सिडी, जो कि सब्सिडी होती है छूट जो कि दी जाती थी, उसको कम कर दिया गया है। मान लीजिए आप लोगों को जो खाना है वो बड़ा सस्ता मिलता था, 15 रुपये किलो वाली चीज़ जो है 5 रुपये में मिल रही है तो सब्सिडी जो है वो 31% कट कर दी गई है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2,87,194 करोड़, यानी कि 2,87,194 थी लास्ट ईयर। अब यहाँ पर घटकर 1,97,350 करोड़ अभी यहाँ पर हो गया, 31% का कट आ गया है। सेम फर्टिलाइजर, यानी कि जो भी यहाँ पर आप लोग जो उर्वरक यूज करते थे उसमें किसानों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा सरकार ने इसमें भी काफ़ी बड़ा एक तरीके से, कहते हैं कि एक गोता मारा है नीचे को। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 22% का कट किया गया है सरकार के द्वारा कि फर्टिलाइजर वाले एरिया में अब जो सब्सिडी पहले मिला करती थी, जो छूट पहले मिला करती थी, अब वो वाली छूट जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अगर बात की जाए इससे भी खतरनाक सब्सिडी है जो यहाँ पर एलपीजी जो गैस सिलेंडर के लिए दी जाती थी। एलपीजी की फुल फॉर्म बताओ, देखता हूँ किस किस को याद है। 75% यहाँ पर बोला गया रिड्यूस कर दिया गया है। ये इसमें 75% समझ रहे हो आप लोग, मतलब कहानी खत्म कर दी, सबको अब घर से पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए कहते थे कि जो सिलेंडर इतना सस्ता था इतना महंगा क्यों हो गया, क्योंकि पहले गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करती थी, गवर्नमेंट ने पे करना बंद कर दिया कि जिसका सिलेंडर है वही पे करेगा। इसीलिए बोल रहे थे कि जब सिलेंडर बांट रही थी सरकार तो ये बोला जा रहा था कि सिलेंडर तो बांट दिया एक बार आप लोगों ने भर के, पर दूसरी बार इसको रीफिल कौन कराएगा, इतना पैसा तो लोगों के पास में है ही नहीं है, कैसे काम चलेगा, इसके ऊपर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर जिसके ऊपर फोकस देने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ में जो कॉटन प्रोक्योर करती थी गवर्नमेंट यहाँ पर, उसके बारे में बात की जा रही है, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है यहाँ पर एक तरीके से 1 लाख के करीब यहाँ पर फ्रॉम द 782 करोड़, इसका इतना कमी इसके अंदर में आई है यहाँ पर भी 2022-23 के, यानी यहाँ पे भी चीज़ें जो हैं वो डाउन की गई हैं। अच्छा, फिर कहाँ पर क्या क्या पोर्शन है, तो कुछ आप लोगों को मैं यहाँ पर चार्ट्स वगैरह दिखाऊंगा जिससे आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। एग्रीकल्चर को मेजर कट किया गया यहाँ पर, जो सपोर्ट दिया जाता था यहाँ पर उसमें बातें यहाँ पर की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में जो बजट है उसको यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया है कि किस किस तरीके से किस किस स्कीम में क्या क्या पैसा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात की जा रही है। तो जो स्कीम है यहाँ पर ये एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम है जिसके बारे में आप लोगों को फोकस रहना चाहिए थोड़ा सा और पता रहना चाहिए। फूड सब्सिडी जो यहाँ पर बेसिकली छूट दी जाती थी फूड के अंदर में, और पब्लिक जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बजट के बारे में बात की जा रही है वो घटाकर जमीन पर ला दिया ऐसा यानी कि जिसको खाना है पीना है अपनी पॉकेट से लगाना है। फिर बढ़ा कहाँ पे चीज़ें, बढ़ाई कहाँ पे, हैवी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में। ये अलग अलग बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आए। इन्वायरमेंट का बजट जो है वो शानदार तरीके से इंक्रीमेंट किया गया सरकार के द्वारा ताकि इन्वायरमेंट के ऊपर अच्छे से फोकस दिया जा सके। हेल्थ के ऊपर भी इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला, पर लेकिन रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर भी कट किया गया। इनके गाँव में बेरोजगारी और ज़्यादा आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी आने वाले टाइम में। सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ पता है क्या है, आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से पूछूं हमारे देश की कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है, एक अंदाजा लगाओ। जैसे अगर पूरे देश में अगर 100 लोग रहते हैं
तो इन 100 में से गांव में कितने लोग रहते होंगे, अंदाजा लगाओ। चलो एक मैं आप लोगों को एक क्राइटेरिया देता हूं जिसमें से आप लोग एक को चूज करना है। आज भी 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है। आज भी जो है हमारे देश की आप लोगों को बोलूँ यहाँ पर मतलब 65% पॉपुलेशन गांव में रहती है। आज भी 60% पॉपुलेशन गांव में रहती है। आज भी 55% पॉपुलेशन गांव में रहती है। इनमें से एक ऑप्शन चूज कर लो, ठीक है, देखता हूँ कौन बताता है। जो भी यहाँ पॉपुलेशन ये गांव में रहती है, इसमें से 47% लोग जो हैं वो आप लोगों को एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट मिलेंगे आज भी, जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं और अपना काम धंधा चलाते हैं। और एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है वो बिल्कुल बहुत ही कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, 4.6% के करीब। तो पिछले 6 सालों में आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। तो गाँव वाले एरिया में आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिलने वाली हैं। जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर होनी चाहिए थी वैसी नहीं देखने को मिल रही है। 2/3 जो रूरल इकोनॉमी है वो जनरेट करती है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से, यानी कि गांव में भी ये क्यों किया जा रहा है, ताकि एग्रीकल्चर के ऊपर जो है लोग ज़्यादा डिपेंडेंट न रहे। यानी कि गवर्नमेंट कर रही है अलग तरीके से काम, ताकि लोगों को जो है थोड़ा सिस्टमेटिक वे में आगे चला जाए। गवर्नमेंट जॉब जो है वो दुनिया भर की आया करती थी, अभी गवर्नमेंट जॉब जो है वो इतनी कम कर दी। क्यों? ताकि लोग जो है अपना काम धंधा करें, सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे न पड़े रहे। तो ये गवर्नमेंट की तरीके होते हैं। आप लोग खुद सोचो, डीजल पेट्रोल के प्राइस जो है वो इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए? क्यों? क्योंकि वो खुद चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है लोग खरीदना स्टार्ट कर दें। इलेक्ट्रिक व्हीकल को छूट दी जा रही है, डीजल पेट्रोल पर प्राइस बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट ना बोल करके तुम ये खरीद लो भाई साहब, तो फोर्स किया जाता है कि तुम ये खरीद लो भाई साहब। खुद देख लो आप लोग, पंजाब और हरियाणा के अंदर में आज के डेट में चावल इतने ज्यादा कैसे वहां पर एक तरीके से उगा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि भर भर कर वहां पर सब्सिडी दी, वहां पर एमएसपी वहां पर सब शानदार तरीके से मिला, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसलिए वहां पर भर भर कर लोगों ने चावल उगाने स्टार्ट कर दिए। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिसाइड करती हैं किस एरिया में क्या क्या चीजें होने वाली है। उदाहरण के तौर पर जापान के अंदर में जो टोक्यो सिटी में लोग रहते हैं उनको पैसे दिए जा रहा है जापान गवर्नमेंट के द्वारा 6-6, 7-7, 10-10, 11-11 लाख रुपए की सिटी छोड़कर किसी रूरल एरिया में जाकर आप लोग रहना स्टार्ट कर दो, हम तुमको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि जापान की सिटी टोक्यो पर इतना ज्यादा बर्डन आ चुका है आज के डेट में, और ये भी बोला जा रहा है कि इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है सिटी के अंदर में। तो ऐसी गवर्नमेंट की जो सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली जो चीजें होती हैं उसके बेस पर आप लोगों को सोसाइटी में इंपैक्ट पड़ते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। बजट का देख लो आप लोग, बजट के अंदर में पहले सरकार जो है ऐसी स्कीम्स लेकर आया करती थी ताकि आप लोग सेविंग करो, सेविंग स्कीम के अंदर पैसा डालो, तो आप लोग का एक तरीका इन्वेस्टमेंट यहां पर हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं एक तरीका सेविंग हो गई, तो गवर्नमेंट सेविंग के लिए बोलती थी। अभी फिलहाल के बजट में आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ने सेविंग के ऊपर फोकस ही नहीं किया, कह रही है ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो, आप लोग जो है इतना खर्चा करोगे उतना अच्छा रहेगा, एक तरीके से इकोनॉमी जो है बढ़ती नजर आएगी। तो लोगों को बिहेवियर में चेंज होता हुआ नजर आएगा जैसे जैसे सरकार जो है अपनी पॉलिसीज चेंज करती है। यहां से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हो जाती है। अभी फिलहाल बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में खासकर पेंडेमिक से पहले और पेंडेमिक के बाद में एक अलग ही माहौल अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिफोर पेंडेमिक अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, क्राइसिस के पहले अगर आप लोग बात करें, तो डिमांड एंड सप्लाई भी कोई तब भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। अभी फिलहाल अगर बात करें, चीज़ें जो थोड़ी सी पैटर्न में आती हुई आप लोगों को नजर आ रही है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि पहले अभी यहाँ पर पेंडेमिक ने कुछ ऐसा काम कर दिया, पहले तो बहुत अच्छी अच्छी सारी चीज़ें चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पेंडेमिक से पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस थे और गाँव में तो दुनिया भर के थे। ये टॉपिक आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा बहुत ही अच्छे से। क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करेगा इसके बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर इनएडुकेट सोशल प्रोटेक्शन, गांव में रियरली किसी के पास में आप लोगों को इंश्योरेंस की स्कीम देखने को मिलेगी। आप लोग चाहे नहीं यकीन आ रहा है तो घर पे कॉल करके पूछ लो किस किस ने इंश्योरेंस की स्कीम ले रखी है। आप लोगों को बताओ, मेरे घर में इंश्योरेंस की स्कीम नहीं है, हालांकि मेरे घर में जरूरत नहीं है इंश्योरेंस की स्कीम की, क्योंकि फादर साहब जो है वो आर्मी में है, तो आर्मी से जो है फैसिलिटी जो है वो मतलब उनको जो आर्मी में खासकर जो मदर और फादर है उनको सारा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो एक तरीके से वहां पर जरूरत नहीं है, पर रियलिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर कोई नहीं है तो उसका फिर क्या किया जाए। ठीक है, तो ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। आर्मी को तो बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं इससे सरकार, आप लोगों ने देखा होगा कैंटीन की फैसिलिटी है। अभी कैंटीन से जैसे बाइक निकाली थी पिछले मतलब लगभग 2-2.5 महीने हो गए, तो पापा जी जो बाइक लेके आए थे नहीं, तो उसमें क्या होता है, तो जो आर्मी के रिटायर्ड पर्सन रहते हैं उनको छूट मिलती है काफी अच्छी, मतलब एक तरीके से टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, जैसे मतलब बाइक लेके गए वहां पर तो जो टैक्स लगता है ना, बाहर आकर जो दुनिया भर का टैक्स लगता है, तो फादर साहब मेरे आर्मी में थे, तो अभी जब उन्होंने बाइक ली तो उसमें क्या हुआ, जैसे बुलेट ली उन्होंने, ठीक है, तो जो टैक्स लग रहा था वो सारा का सारा टैक्स जो है वो वहां पर छूट में मिल जाता है। तो ये आर्मी, इसीलिए लोग जो है आर्मी को जो है इतना अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आर्मी के लिए इतनी सारी सपोर्ट जो है सरकार प्रोवाइड कराती है, इसलिए लोग जो है आर्मी में जाकर खुश भी रहते हैं। ठीक है, देश की रक्षा भी करने को मिल रही है, देश की यूनिफॉर्म पहनने को मिल रही है, जो कि गर्व की बात है, और ऊपर से सरकार सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और ये आज की बात नहीं है, ये पुराने टाइम से देखने को मिलेगा आप लोगों को।
यहाँ पर कि किस तरीके से अपने जो आर्मी पर्सनल है उनको एक एक्स्ट्रा एज दी जाए, ताकि लोग जो है आर्मी में भर्ती हो। और ना पहले ना लोग आर्मी में भर्ती नहीं हुआ करते थे, पकड़ पकड़ के ले जाने पड़ा करते थे। पूछना बाबा दादा से, कोई हो पुराना बुजुर्ग आदमी, पकड़ पकड़ के ले जाया करते थे, मेरे बाबा दादा ही बोला करते थे, ठीक है, मतलब एक तरीके से आओ आर्मी में जुड़ जाओ, एक तरीके से वो वाला कंडीशन थी। आज देखो अग्निवीर के अंदर भी बात करें तो लाइन पे लाइन लगी हुई है, ये आप लोग समझ सकते हैं। इन्फ्लेशन इतना बढ़ता जा रहा है कि लोगों की अर्निंग तो उतनी की तो नहीं है, कोई अगर 5,000 रुपये कमा रहा है तो 5 ही कमा रहा है, पर लेकिन अब जो है, पहले गांव में अगर बाल कटवाते थे तो 3-3, 5-5 रुपए में बाल कटा करते थे, ठीक है, गांव में जो नाई होता है। आज की डेट में अगर बात करेंगे तो वो लगभग 15 से 20 रुपए बाल काटने के ले रहा है गांव में नाई, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कितना गुना बढ़ गया, क्या अर्निंग उतनी गुना बढ़ गई है गांव में रहने वाले लोगों की? तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है यहाँ पर लेकिन उतना सिस्टमेटिक वे में चीजें नहीं बढ़ी हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अगर इशू के बारे में आप लोग बात करें, दुनिया भर के इशू आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा इशू तो इरिगेशन का आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में टाइम नहीं मिल पाता है, कभी टिड्डी का अटैक हो गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी बीज खराब हो गया, कभी अगर अच्छी पैदावार हो गई, देख इसको कहते हैं चारों तरफ से चोट खाना। अच्छी पैदावार हो गई तो भाई साहब प्राइज नहीं मिलना, पैदावार अगर बहुत बुरी हुई तो एक तरीके से तभी भी उनको प्राइस नहीं मिलता है, तभी भी बिचौलिया खा के चला जाता है। बाढ़ आई, सूखा पड़ गया, सिंचाई नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, कौन पिटेगा? किसान पिटेगा। तो ये कंडीशन है, इसीलिए हमारे देश में जो फार्मर है वो सुसाइड करते हुए नजर आते हैं। लैक ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर एक घर में 5 लड़के हैं और पांचों के पांचों सुबह उठकर अपना मुंह धोकर जैसे तैसे बुग्गी में बैठकर अपने खेत में जाते हैं, क्या काम करेंगे? काम खेत में ज़्यादा करने के लिए ही नहीं है, क्योंकि जो एक जितनी जमीन आ रही है आज के डेट में एक इंसान के हिस्से में, वहाँ पर 2 आदमी काफ़ी हैं, 3 आदमी एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं वहाँ पर एक तरीके से। क्यों? क्योंकि कुछ घर में काम नहीं है, कुछ जॉब नहीं मिल रही है। तो ये इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल रही है आज की डेट में। लैक ऑफ फिस्कल ऑटोनॉमी, कोई है ही नहीं है कि हाँ पैसा है, कि हाँ गवर्नमेंट में अगर बात करें सबसे पहले सबसे ज़्यादा पैसा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में, उसके बाद में पैसा होता है स्टेट गवर्नमेंट के बाद में, फिर पैसा आप लोगों को यहाँ पर अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में होगा। पंचायती राज तक पैसा देते देते जो है इनकी जेबें खाली हो जाती हैं, 1-2 बूंद टपकता है जाकर नीचे लेवल पर, जिससे गाँव वाले एरिया में थोड़ी सी बाहर आने के चांसेस दिखते हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन है आज की डेट में देश के अंदर में। तो यहां से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितने तरीके पर हम लोग को काम करना चाहिए और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। अगर ये चीज़ें हम लोग लेकर नहीं चलेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। इवन हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस बात के ऊपर फोकस दिया था, आप लोगों को बता दूं, उनको पता था कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस देना जरूरी है। इसीलिए आर्टिकल 40 पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात बोलता है। हमारे देश में आज़ादी के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा 1992 में पंचायती राज सिस्टम आया, जबकि संविधान निर्माताओं ने पहले ही बोल दिया था कि पंचायत वगैरह बना लेना, पर लेकिन बनाई नहीं। अच्छा, देश में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम किस राज्य के अंदर में है? ये आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। कौन सी स्टेट में आप लोगों को देखने को मिलता है? रीजन क्या है कंफ्यूजिंग? क्योंकि पंचायती राज सिस्टम बाद में आया, पर उन्होंने पहले ही अपने एरिया में पंचायती राज सिस्टम बना लिया था। यानी कि प्रोविजन था आर्टिकल 40 पर, लेकिन बनाए तो नहीं रहे थे। पर लेकिन जब संविधान में प्रोविजन ऐड किया गया प्रॉपर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, तो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज सिस्टम और म्यूनसिपैलिटी लाए गए, तो वहां से चीजों को ऐड करना स्टार्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर, ये स्टेट को बोलता है कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, पंचायतें बनाओ भाई साहब आप लोग ग्राउंड लेवल पर। इसी के लिए पंचायती राज जो है बनाना है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया 1992 में, और इसमें 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं, पर लेकिन सब्जेक्ट तो रख दिए, यानी कि तुम एग्रीकल्चर में ये कर लो, लैंड को इंप्रूवमेंट कर लो और ये कर लो, मतलब काम करने के लिए तो दे दिए, पर लेकिन पैसा कहां से आएगा? पैसा भी तो दे दो उनको, काम तो दे दिया आप लोगों ने, पैसा तो दे नहीं रहे आप लोग यहाँ पर, तो उनका काम कैसे चलेगा? तो वो वाली चीजें हैं। तो फिर यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव आते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल जो लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी की सारी फिर गवर्नमेंट स्कीम चलाती है ताकि ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को सपोर्ट किया जा सके। अब आप लोग एक बात बताना यहाँ पर, इससे सहमत हो या फिर नहीं हो आप लोग बताना। एक इंसान है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर घर है, ठीक है, उस घर में उस पर्टिकुलर इंसान है और उसकी वाइफ है, उसके मम्मी पापा हैं और उसके बच्चे हैं। उस इंसान के 2 लड़के हैं और 2 लड़की, 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। अब उस इंसान को जो है किस तरीके से पैसा देना चाहिए? मान लीजिए वो इंसान जो है, वो इंसान को यहाँ पर एक सब्सिडी मिलती है, और वो जो सब्सिडी मिलती है अलग अलग लेवल पर मिलती है। उसकी वाइफ को मिलती है हेल्थ के लिए सब्सिडी, उसके बच्चों को पढ़ाई के लिए सब्सिडी मिलती है, उसके मम्मी पापा को भी हेल्थ के लिए सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई।
पर लेकिन वो इंसान जो है वो चाह रहा है कि यहाँ पर अपनी हेल्थ वेल्थ तो फिर भी ठीक ठाक चला ले रहे हैं, वो चाह रहा है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर थोड़ा सा आगे पहुंचाना है मुझे, तो उसको अगर कंप्लीटली एक ही थोक में अगर पैसा मिल जाए कि हाँ लगभग 5 या 6 हज़ार रुपये मिल जाए, तो वो अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ठीक कर रही है या फिर उसको एक बार में ही पैसा दे देना चाहिए? आप लोग क्या राय है इसके बारे में? ये ऐसा क्वेश्चन जो है ये इंटरव्यू में पूछा गया था रिसेंटली अभी, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या लग रहा है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या फिर एक झट से किसी पर्टिकुलर इंसान के अकाउंट में पैसा सेंड कर देना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी को इंप्रूवमेंट कर सके, जितना अलग अलग पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर इंसान दारूची निकला तो भाई साहब किसी को पल्ले नहीं पड़ने देगा, और अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज करने वाला निकला तो उसको पता है कहाँ पर यूज करना है, उसको पता है कि यहाँ पर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, यहाँ पर क्या करना है। तो एक जूता सबके पैर में फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसी भी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और माइंड में आप लोगों की जितनी क्लैरिटी रहती है उतना ही ज़्यादा बेटर आप लोगों को फिर चीज़ें जो है वो समझ में आने लगती हैं। कॉमन सेंस के बेस, प्योरली कॉमन सेंस के बेस क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसको आसानी से आंसर दे दोगे अगर आप लोग समझते हो, रियलिटी में गांव को समझते हो और चीज़ों को समझते हो कि एक नहीं सोचता है थोड़ा इंसान कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। समझो, बात की जा रही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो आया था, उसने बोला था कि इंप्रूव करेगा लाइवलीहुड, यानी कि एक तरीके से रोजगार की, आजीविका की फैसिलिटी गांव वाले एरिया में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट बोला कि बाय सेटिंग अप द लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड जो भी यहां पर एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर इन द रूरल एरिया, बाय स्ट्रेंथनिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रोवाइडिंग द स्किल डेवलपमेंट, बाय सपोर्टिंग द सीड्स फर्टिलाइजर और सारी चीजें ताकि अच्छे से यहां पर काम किया जा सके। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव 1 2 3। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ, फिर सरप्राइज होगे जब आंसर बताऊंगा। अटेम्प्ट कर लो इसको। कर लिया अटेम्प्ट? अब आप लोग देखना इंपॉर्टेंट बात क्या है। हमारे देश के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा है जिसकी वो नहीं कहते कि एक तरीके से तो कैच लिखनी पड़ी, ऐसे शब्द यूज करते हैं कि एक तरीके से मतलब कहानी खत्म हो रखी है, ठीक है। तो वो वाली बातें देखने को मिलेगी। हमारे देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर जमाने से बातें चल रही हैं कि हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर था, सेकेंडरी सेक्टर गायब था और टर्सरी सेक्टर आ गया डायरेक्ट। ये बोला जाता है कि हमारे देश में ये वाला मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर कभी था ही नहीं। उस देश में गांव वाले एरिया में इंडस्ट्री सेट करने की बात कर रहे हैं। सिटी में तो ढंग से इंडस्ट्री हो नहीं रही, तुम गांव में इंडस्ट्री सेट कर रहे हो यहाँ पर, वो भी 2012 के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसी कॉमन सेंस की स्टेटमेंट अगर एक भी आप लोगों ने गायब कर दी ना तो आंसर आप लोगों के सामने आ जाता है। पढ़ना है कि क्वेश्चन में दे क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है आप लोगों को, वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में जो चीजें थी उसके ऊपर आप लोग ध्यान रखिएगा। आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, रूरल जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग थी और महिला किसान जो सशक्तिकरण यहाँ पर एक तरीके से परियोजना, ये बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। तो इससे क्या समझ में आता है आप लोगों को? तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़कर थोड़ा सोचना है और ये कैसे समझ में आएगा जब आप लोग चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। तो चीज़ों को जितने शानदार तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करने की आदत डालोगे उतनी ही चीज़ें आप लोग ढंग से कर पाओगे। क्वेश्चन यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन से इनिशिएटिव है यहाँ पर जो कि यहाँ पर रूरल इंपावरमेंट करते हैं? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? आप लोगों के हिसाब से बताइए। सही आंसर यहाँ पर क्या? वो है डी, यानी कि सारे के सारे जो है मैंने अभी आप लोगों को बताए, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आर्टिकल 40 के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 40 जो है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के बारे में बात करता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में ताकि पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक स्टेटस दिया जा सके, ठीक है। एक को क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहाँ से, बड़ा इंपॉर्टेंट। 11th शेड्यूल में यहाँ पर 29 सब्जेक्ट यहाँ पर रखे गए ताकि पंचायत बॉडी जो है वो काम कर सके। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन? याद रखना, इनकरेक्ट मत भूल जाना, ये भूल जाते हो आप लोग। आंसर क्या है? आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि सारी की सारी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं और आप लोग फिर बोलते हो क्या हो गया। यहाँ पर मैंने बोला कि पंचायती राज सिस्टम के अंदर 29 सब्जेक्ट हैं। आप लोगों को बताना है कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन और बताना है, पॉलिटी में डायरेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाई थी चीजें मैंने। पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात जो है वो कौन सी कमेटी के द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग, और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। अगर क्वेश्चन बनेगा तो फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया, भाई साहब यहाँ से आ गया, और ये भी मत बोलना पढ़ाया नहीं था, ठीक है, और ना मुर्गा बनाया जाएगा पढ़ाया तो था, आप लोग याद नहीं रहा। तो चीज़ों को ऐसे तैयार करो कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ में,
अच्छे लेवल पर और आप लोग चीज़ों को अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंड भी कर सको। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ना, देखो पढ़ के चीज़ें भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस प्रीमियम है, वही सिलेक्शन आप लोगों का दिला के जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट तो बताना, डाउट यहीं छोड़ के जाना, ठीक है। अगर आए हो डाउट साथ में लेके चला गया तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए हमारे देश के बारे में कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा लोग जो हैं वो तंबाकू या सिगरेट पीते हैं या फिर साउथ इंडिया में, तो आप लोग क्या बोलोगे? इसको पढ़े बिना बताना। यहाँ पर अगर देखा जाए फ्यू तंबाकू यूज़र इन सदर्न स्टेट, यानी कि साउथ इंडिया में जो है लोग कम तंबाकू जो है वो पीते हैं, यानी कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पीते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आप लोगों को कोई पूछे क्या रीज़न इसके पीछे, आप लोग बोल सकते हैं? कोई ऐसा सटीक रीज़न आ रहा है कि क्या है? कई सारे लोग कई सारे रीजन बता सकते हैं इसके पीछे, डिफरेंट कई सारी कलाकारी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पर लेकिन कई बार मौसम भी ऐसी चीज़ होती है जिसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर अंग्रेज जो हैं वो सिगार वगैरह काफ़ी पीते हैं, वाइन्स वगैरह काफ़ी पीते हैं। तो मौसम भी कई बार यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में इतनी गर्मी होती है, वहाँ पर अगर कोई तंबाकू पिएगा वैसी कहानी जो है वो एक तरीके से डगमगाती हुई नजर आएगी। नॉर्थ इंडिया में फिर भी कंपेरेटिवली कम गर्मी देखने को मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तंबाकू पीने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो रेड रेड आप लोगों को दिख रहा है ये वो लोग हैं जो कि सिगरेट पीते हैं और बीड़ी पीते हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखते हैं जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, ये पूरा पोर्शन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये जो रेड रेड हो रहा है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी, ठीक है। ये वो रीजन है जहाँ पर गुटखा वगैरह काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, पान मसाला वगैरह। इसमें आप लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये वेस्ट बंगाल वाला, ये उड़ीसा वाला रीजन और फिर नॉर्थ ईस्ट वाला, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं गुटखा वगैरह, खैनी वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हुए नजर आते हैं। तो ये स्टडी सामने निकल कर आ रही है। ये वो लोग हैं जो मेल है जो खासकर स्मोक करते हैं मोर देन 5 स्टिक, यानी कि 4-5 सिगरेट पी गए दबाकर। तो इसमें जम्मू कश्मीर वाला रीजन है यहाँ पर, तेलंगाना, इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली आंध्र प्रदेश और केरला और गोवा, और बाकी कुछ इक्का दुक्का यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब जो ये एनालिसिस है, इस एनालिसिस के बेस पर यहाँ पर एक चार्ट है छोटा सा आप लोगों के सामने। इसमें क्या बताया गया है कि जो स्मोक करते हैं तंबाकू और जो तंबाकू खाते हैं, चबाते हैं, खैनी वगैरह खाते हैं, थूकते हैं, वो सारी सिस्टम जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें ये बताया गया कि शहर के लोग और गांव के लोगों में बहुत बड़ा डिफरेंस था यहाँ पर, अगर 2005 से 6 के बीच में करें। पर लेकिन जो यहाँ पर शहर के लोगों की कंपेयर में गाँव के लोगों ने यहाँ पर तंबाकू जो स्मोक करने वाला छोड़ा है, भाई साहब क्या मतलब, एक तरीके से सैल्यूट करने वाली बात है। यहाँ पर आप लोग देखिए 35 था, यहाँ पर 20% के करीब आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और ये 28 था, ये 19 हुआ, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस आप लोग यहाँ पर देखिए, मतलब बहुत ही अप्रिशिएट करने लायक काम है यहाँ पर। जो तंबाकू मतलब एक तरीके से पीने वाले थे उन्होंने इसको पीना बंद कर दिया है। पर लेकिन अगर आप लोग आओगे तंबाकू चबाने वाले में, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप लोग देखोगे गांव वाले एरिया में खासकर 39 था, 38 हो गया यहाँ पर, जबकि शहर वाले एरिया में 31 था, 23 हो गया। तो ये चीज़ें आप लोग देखते हैं। कई सारे लोग हैं जो स्मोकर होते हैं जिनको चैन स्मोकर बोलते हैं, दबाकर सिगरेट पी जा रही है, दबाकर बीड़ी पी जा रही है, फटाफट चेंज हो रहे हैं। तो ये खतरनाक एक सिम्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। कई बार ये माइंड को अपने कैप्चर में भी बेसिकली यहाँ पर कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। तो एक एनालिसिस था छोटा सा। बाकी आप लोग अगर कोई भी ऐसा हो आसपास में कि हाँ डिप्रेशन में है, सिगरेट दारू पी रहा है, कोई खास दोस्त है, तो कोशिश करो कि उसकी ये इस तरीके की लत जो है वो छुटवाने की कोशिश करो, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आगे बात करें, आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश में अग्निपति स्कीम लेकर आ गई थी, जिसमें जो 100 टर्म के लिए आर्मी के जवानों को सेलेक्ट करने की बात की गई थी। ये बोला गया था बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ पर लोग पहुंचे अपनी जो है याचिका लेकर। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है और साफ साफ बोल दिया है कि ये पॉलिसी का मैटर है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी का मैटर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोच समझकर यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट किया है। इसके ऊपर एनालिसिस किया गया है। तो इसके ऊपर कोर्ट का इस रोक लगाना किसी चीज़ का मतलब बनता नहीं है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों में एक तरीके से ऑप्शन दूं कि आप लोगों को अग्निपति स्कीम में जाना है, इसके थ्रू आप लोगों को आर्मी में जाना है, तो क्या आप लोग उसको ऑप्ट करेंगे, यस या फिर नो में आप लोग बताइए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, पर्सन इन न्यूज़ में भी आप लोगों से पूछा जा सकते हैं। यहाँ पर इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अभी हमारे देश की विजिट पर देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले ये जेलेंस्की साहब के गले मिलते हुए यूक्रेन में दिखाई दी थी, और उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी आई। ये इटली की लीडर है, और हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिल रही है 8th रायसीना डायलॉग,
जो 8th रायसीना डायलॉग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें ये चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आई है। मतलब क्या हो गया इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एक तरीके से जैसे आप लोगों ने गणतंत्र दिवस पे चीफ गेस्ट कौन आया था बताइए जरा। तो चीफ गेस्ट मतलब किसी कंट्री के साथ में अपने रिलेशन को अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश की जाती है, तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अभी हमारे देश में यहाँ पर इनको बुलाया जा रहा है, तो ये 8th रायसीना डायलॉग हमारे देश में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगी। जिस किसी को ये नहीं पता कि ये रायसीना डायलॉग क्या है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा देश जो है यहाँ पर इकट्ठे करता है अलग अलग लोगों को, खासकर किस तरीके से चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो बहुत सारे ज्ञानी वानी लोग जो हैं अलग अलग एक सेक्टर के यहाँ पर आते हैं और मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। ये पर्टिकुलर डायलॉग जो है 2 लोगों के द्वारा यहाँ पर मिलकर कंडक्ट कराया जाता है। उसके आर्टिकल आप लोगों ने देखे हुए कई बार, यहाँ पर ORF, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इसके साथ में मिलकर काम किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, कुछ भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, बेस्ड तो न्यू दिल्ली में, वैसे आप लोगों को यहाँ पर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी देखने को मिल जाता है। डिस्कशन किया था कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे कैसे उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। बिल्कुल अगर थोड़ा सा कंपेयर करना चाहें तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसा जो सिस्टम है ना, कुछ ऐसा सिस्टम ये हमारे देश का है, ठीक है। अगर थोड़ा सा कंपेयर करना चाहें, ऐसा नहीं कि बोले कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ओके, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, हाँ, पर पैटर्न है। ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से जो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव रहते हैं, तो उसमें से ये एक इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये एक सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी यहाँ पर, ये देश की कनेक्टिविटी के बारे में भी आप लोगों से बातें करेगा। यानी कि ये कहाँ से चला, ये चला वाराणसी से, और कहाँ तक पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है आसाम तक का। यानी कि ये जो न्यूज़ मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ, ये न्यूज़ आगे भी रेगुलरली रिपीट होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ये जाएगा इसके बारे में बातें होगी, तो ये बातें आप लोगों को आगे भी देखने को सुनने को मिलेंगी। क्योंकि टोटल मिलाकर जो इसकी जर्नी है वो है 51 दिन की। तो 51 दिन में ये वाराणसी से चलकर डिब्रूगढ़ आसाम के अंदर में पहुंचेगा, एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए। इसके रूट को थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए ये काफ़ी प्यारी स्लाइड है, जो कि आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर समझाएगी। ये टोटल मिलाकर जो जर्नी रहने वाली है ये रहेगी 3200 किलोमीटर, यानी कि 3200 किलोमीटर की ये टोटल जर्नी रहने वाली है। और इसकी ड्यूरेशन मैंने आप लोगों को बताई, 51 दिन में ये कंप्लीट होगी। वाराणसी से ये स्टार्ट हुई है और कहाँ तक पहुँच रही है, ये डिब्रूगढ़ तक पहुँच रही है। तो डिब्रूगढ़ जो है, इस तक पहुँचने के लिए ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कनेक्ट करता हुआ निकलता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जहाँ जहाँ पर भी जा रहा है, ये मैक्सिमम काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, अपने ही आप में काफ़ी फेमस जगह है, तो उनकी कनेक्टिविटी का भी एक मीडियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो सबसे प्यारी मुझे बात लगी यहाँ पर इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर में, तो वो ये है कि एक तरीके से ये जो जर्नी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ये पानी के थ्रू कर रहे हैं। और अगर पानी के थ्रू हम लोग एक अच्छी कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं, जिसको आप लोग वाटरवेज बोलते हैं, तो सबसे प्यारी बात ये होगी कि आने वाले टाइम में इसका इफेक्टिवली इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। तो यानी कि उसकी ओर ये हमारा एक पहला बढ़ता हुआ कदम आप लोग बोल सकते हो, जो इस तरह की जर्नी हमारे देश में ये देखने को मिल रही है। तो ये अपने ही आप में अप्रिशिएट करने वाली बात है। दूसरा, यहाँ पर जो ये पाथ पूरा फॉलो किया जा रहा है, इसमें आप लोगों को नेशनल जो वाटरवेज है वो फर्स्ट और नेशनल वाटरवेज सेकंड, यानी कि 2 जो नेशनल हाईवे नहीं, बेसिकली हाईवे तो सड़क वाले को बोलेंगे, इसको वाटरवेज बोलेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करता हुआ ये यहाँ पर पूरी अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसी के साथ में ये जो है क्रॉस करेगा लगभग 27 रिवर सिस्टम, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 नेशनल हाईवे, 27 रिवर सिस्टम यहाँ पर ये कवर करने वाला है। और विजिट करेगा लगभग 50 जो एक तरीके से टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है, इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क, रिवर घाट और मेजर सिटीज़। तो अपने ही आप में आप लोग बोल सकते हैं कि ये बहुत ही हिस्टोरिक विजिट है। अगर इसको देखा जाए तो आने वाले टाइम में आप लोग खुद सोचो, ये जो फर्स्ट विजिट इस तरीके की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है दुनिया के सबसे बड़े क्रूज की, तो ये फर्स्ट विजिट ये चल रही है। इसको आप लोग थोड़ा सा अगर कंपेयर करना चाहेंगे, हालांकि वो कंपेयर करना थोड़ा अच्छा नहीं होगा, जैसे टाइटैनिक की फर्स्ट विजिट थी ना, उसको ये बोला था कि एक ऐसा जहाज है जो कभी ना डूबने वाला जहाज बनाया था वो, ठीक है।
तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी फेमस वो विजिट थी वहाँ पर। जो लोग उसमें थे वो अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझ रहे थे, वो अलग बात है कि सिचुएशन जो है वो कुछ और क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिस्टम जो चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे लोग आगे आने वाले टाइम में 10, 20, 50 सालों बाद, तो उनको लगेगा अच्छा उस टाइम पर ऐसा कुछ स्टार्ट किया गया था। यानी कि आप लोग अपनी आंखों से हिस्ट्री क्रिएट होते हुए यहाँ पर देख रहे हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर पूरा सिस्टम है ये मैनेज किया जा रहा है प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा, पर लेकिन ये सारा जो सिस्टम जो चल रहा है, जो सपोर्ट मिल रही है इस प्रोजेक्ट को, वो दी जा रही है हमारी कंट्री में जो एजेंसी है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। यहाँ पर ये जो जर्नी है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर ये इसको हरी झंडी दिखाई गई, और कितनी प्यारी ये लग रही है, आप लोग खुद देखो। ये पूरा एक आलीशान, एक वो नहीं कहते कि पूरा रॉयल्टी वाला एक फीलिंग देने वाला सिस्टम है, जो यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ये पिक्चर आप लोगों को और अच्छे से इसका नज़ारा दिखा रही होगी, तो यहाँ से इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये अपने ही आप में काफ़ी उम्दा एक ऐसी जर्नी रहने वाली है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको बेसिकली पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है कि आखिर क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, तो प्राइवेट ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आती है। मिनिस्टर कौन है उसके, पता है आप लोगों को, बताइए चलिए। तो ये उसके द्वारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। फायदा क्या होगा, देखो ये सारी चीज़ें एक तरीके से ऐसे नहीं कि हवा हवा में स्टार्ट कर दी जाती है। अगर कोई भी जर्नी ऐसी स्टार्ट की जा रही है, अब खुद सोचो ये पूरा जो सिस्टम है इस पे कितने सारे यहाँ पर कमरे होंगे, कितने सारे यहाँ पर खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह रहेंगे, यहाँ पर कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पर काम करने वाले रहेंगे, यहाँ पर पूरा स्टाफ रहेगा, एक होटल वाला सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये टूरिज्म को भी बूस्ट करने का काम करेगा, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करेगा, ऐसा भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और वर्ल्ड में अपनी एक पोजीशन बनाएगा कि हाँ किसी को घूमना है तो यार इंडिया में उसको जरूर घूम के आना। ठीक है, तो वर्ल्ड का जो टूरिस्ट है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, एक तरीके से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर टूरिज्म वाले सेक्टर में आता हुआ नजर आएगा। तो और सबसे बड़ी बात जो है वो एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली है, ये हमारे देश की जो आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, तो ये दुनिया तक पहुंचाएगा। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जीता जागता अपनी कल्चर को प्रेजेंट करने वाला एक सिस्टम होने वाला है, क्योंकि जैसी जैसी जगह ये घूम के जाने वाला है उससे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में इसके बारे में बहुत सारी बातें और आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट भी है, कोई भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कोई भी ऐसी चीज़ें अगर देखने को मिले तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखिएगा नाम इसका गंगा विलास रखा गया है, ये बड़ी प्यारी बात है। ठीक है, गंगा विलास। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी यहाँ पर ये सारी जो बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी आप लोगों को, यहाँ पर ये जो पूरा यहाँ से चलने वाला है, तो ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश से, और ये जाने वाला कहाँ कहाँ है, जैसे मैंने एरिया तो आप लोगों को बता दी यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि ये बता दिए यहाँ पर जाने वाला है, पर लेकिन ये यहाँ तक जाने के लिए किस किस एरिया को कवर करेगा, ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर जानने वाली। जैसे ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके की विजिट हो गई, अगर ध्यान से आप लोग सुन रहे हो। मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुई, उत्तर प्रदेश से चली, फिर यहाँ पर बिहार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा एंट्री करी, फिर वेस्ट बंगाल के अंदर एंट्री करी, फिर इसके बाद में बांग्लादेश के अंदर में एंट्री करी, और फिर आसाम के अंदर में एंट्री करी। तो यहाँ से आप लोग समझिए, अगर पूछे कि गंगा विलास हमारे देश के कितने राज्यों से होता हुआ गया, तो उत्तर प्रदेश 1, बिहार 2, लाइन से याद रखना तो याद रख पाओगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल 3 हो गया और आसाम 4 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 4 तो अपने देश के राज्य हो गए, और एक इंटरनेशनल बेसिकली बाउंड्री भी होगी, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में भी ये टच करता हुआ निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ बातें जो आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ में वैसे तो बहुत छोटी छोटी कई सारी रिवर ये कवर करता हुआ जाएगा, पर लेकिन मुख्य 3 नदियां कौन सी है अगर आप लोगों से पूछ ले तो याद रखना, एक तो गंगा, दूसरी है मेघना, और तीसरी आप लोगों को देखने को मिलेगी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो GMB या BGM जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, या MBG कुछ भी, मतलब एक तरीके से आप लोग याद रखना, सीरियल में रखोगे तो याद रह पाएगा, पहले गंगा में, फिर मेघना और फिर ब्रह्मपुत्रा। तो इस तरीके से आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये सारी बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आने वाले टाइम में इससे आप लोगों को बनती हुई नजर आएगी। तो ये तो कुछ बातें हो गई जो कि अच्छी हैं, जो आप लोगों को मतलब सुनकर कैसा लग रहा है कि हाँ ऐसी कुछ चीज़ें हमारे देश में देखने को मिल रही है। वरना ये सारी चीज़ें अक्सर आप लोगों ने फॉरेन में देखी होगी कि हाँ यार ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पर, कई सारे लोग तो उसको नहीं एक तरीके से जाते हैं वहाँ पर, उसको देखेंगे यार कैसा लगता है। ठीक है,
हमारे देश में अगर कोई विजिट करता था इन सब चीज़ों के लिए, तो जैसे कि लक्षद्वीप वाली साइड में जाएगा, अंडमान निकोबार वाली साइड में जाएगा। अब ये हमारे देश की जो अंदर की बाउंड्री है उसके अंदर ही आप लोगों को विजिट देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, उसमें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो इसके चलते आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में जब हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये 2 वाटरवेज को फॉलो करेगा। नेशनल वाटरवेज 1 जो कि लगभग 1620 किलोमीटर है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में नेशनल वाटरवेज 2 जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में। तो ये लगभग 891 किलोमीटर लंबा है, जिसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय देखने को मिल रहा है। तो ये 2 वाटरवेज को कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और बात यार, जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले आते हैं, उस टाइम पर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर डेवलपमेंट हो रहा होता है, जैसे कि नेशनल वाटरवेज जो है, अगर आप लोग ऐसे राज्य से आते हैं कि जहाँ पर नेशनल वाटरवेज आप लोगों के स्टेट से होकर गुजरता है, तो उसके लिए ये स्लाइड बहुत काम आप लोगों को आएगी। देखिए यहाँ पर टोटल 13 नेशनल वाटरवेज ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग एरिया में। जैसे नेशनल वाटरवेज 1 हो गया, तो सबसे बड़ा अगर आप लोगों से पूछे कौन सा है, तो वो 1 ही है, लगभग 1620 किलोमीटर लंबा। ठीक है, ये आप लोगों को गंगा, जो सबसे हमारी काफ़ी पवित्र रिवर आप लोग बोल सकते हैं, उसके साथ में कनेक्टेड है। नेशनल वाटरवेज 2 ये ब्रह्मपुत्र के साथ में कनेक्टेड है। ये आप लोगों को 891 किलोमीटर लंबा देखने को मिलेगा, जो कि दूसरा सबसे लंबा है यहाँ पर। ऐसे नहीं कि सीरियल में है पहला सबसे लंबा दूसरा से छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा आप लोग देख लो 205 का है ओनली। ठीक है, तीसरा है कहाँ पर वाटरवेज अगर देखोगे तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिकली केरला की साइड में। तो इनके स्टेट वाइज अगर आप लोग याद रख पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नदी के बारे में याद रखिएगा, सारी चीज़ें रटनी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई बार ट्राई करोगे तो याद रहना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, नेशनल वाटरवेज 10 हो गया, 83 हो गया, नेशनल वाटरवेज 85 हो गया, 91, नेशनल वाटरवेज 68। तो ये ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग रिवर पर और अलग अलग एरिया में, और ये इनकी डिस्टेंस है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे देश में एक ऐसी विजिट स्टार्ट की गई है जो कि आगे आने वाले टाइम में आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो इसलिए सारी बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 2 वाटरवेज से होकर जा रहा है तो ये पूछ लेगा। ठीक है, तो पहला तो हम लोगों ने जाना इस पर्टिकुलर क्रूज के बारे में, दूसरा हम लोगों ने जिस रूट पर ये चल रहा है उस रूट के बारे में, तीसरा हम लोगों ने कौन कौन से रूट हैं हमारे देश में और वाटरवेज के, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर ये सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। खासकर एक तो सबसे सस्ता हो जाता है यहाँ पर ये, अगर आप लोग पानी से जाते हो एज कम्पेयर टू रोड और हवा के या फिर ट्रेन से, तो सबसे सस्ता जो है सिस्टम वो पानी का माना जाता है। तो पानी वाले सिस्टम को सबसे अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक चीज़ें हो गई नेशनल वाटरवेज के बारे में। अभी एक इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ये यहाँ पर और बताऊंगा मैं आप लोगों को, वो है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रही है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी। ठीक है, ये आप लोगों को एनसीआर वाले रीजन में देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर में। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। ये फोर्स में आई थी 1986, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं है, 27 अक्टूबर। आप लोग देख सकते हैं कि दुनिया में ये काम पहले हो चुके थे, पर हम लोगों ने लगभग अभी ये काम करने स्टार्ट किए हैं। हमारी ये ऑथोरिटी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, वरना ये ऐसी होती कि 1947 से हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया तो लगता ना कि हाँ हम लोग बहुत दिनों से इस एरिया में काम कर रहे हैं, पर लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने अभी अभी इस पर नया नया ताज़ा ताज़ा काम करना स्टार्ट किया है, हमारे वाटरवेज अभी यहाँ पर चलने स्टार्ट हुए हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि एक नया डेवलपमेंट का काम यहाँ पर है जो कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, इसके साथ में टूरिज्म को बढ़ाएगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और इन्वेस्टमेंट भी लेकर आएगा। तो ये फायदे देखने को मिलेंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जो एक तरीके से आप लोग इनलैंड वाटरवेज तो अथॉरिटी है यहाँ पर, तो ये नेशनल वाटरवेज को कनेक्ट कर रही है, और ये यहाँ पर फिलहाल इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे कि पटना बिहार के अंदर हो गया, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर, गुवाहाटी आसाम के अंदर, कोच्चि केरला के अंदर में। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर इधर हो गया गुजरात, ये बेसिकली गुजरात बोल रहा हूँ सॉरी, गुवाहाटी, और यहाँ पर हो गया कोच्चि। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक आधा अभी यहाँ पर इधर भी होना चाहिए था कोई, ठीक है, वेस्टर्न साइड में भी, नॉर्थ में भी हो गया, ईस्ट में भी हो गया और साउथ में भी हो गया। तो वेस्टर्न साइड में भी कोई और होता, आगे डेवलप किया जा सकता है वैसे, पर फिलहाल के टाइम पे अभी ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और वाटरवेज के अंदर में आता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि पता होनी चाहिए। ये काफ़ी प्यारी स्लाइड लगी पर्सनली, जो कि आप लोगों को बहुत सारी माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगी।
जैसे इंडिया, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं, यूएसए, जापान और चाइना। आप लोग यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा अगर चाइना में आप लोग जाएंगे तो कोस्टल शिपिंग और इसी के साथ में इनलैंड वाटरवेज, ये देखो कितना बड़ा पोर्शन जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये समझिए, यानी कि एक तरीके से ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एरिया यहाँ पर हो जाता है जो इसमें काम करते हैं। हमारे देश में अगर आप लोग आएंगे तो रोडवेज काफ़ी ज़्यादा है, 52%, वो 54% हमारे देश में रोडवेज आप लोगों को काम करते हुए नजर आएंगे, जबकि यही जापान में और भी ज़्यादा है। ठीक है, जापान में पर दूसरे नंबर पर आप लोग देखिए कोस्टल शिपिंग जो है 34 है, हमारे में ओनली 7% आप लोगों को देखने को मिलेगी। रेल रोड जो है हमारा 39 है, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में ओनली देखिए यही नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर रोड देखने को मिलेगा। और दूसरा कोस्टल शिपिंग ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, यानी कि पानी वाला जो इनलैंड वाटरवेज या कोस्टल शिपिंग काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया में। हमारे देश में जबकि ओनली कितना है, 7% है ओनली। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज जो है आप लोग यहाँ पर देखें, ये बेसिकली हमारे देश में ना के बराबर है बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें तो ये डेवलप की जा रही है हमारे देश में, वरना रोडवे और रेलवे तो दबाकर है हमारे देश में। बाकी ये देखो कितना कम है, ये पूरा 10% में भी नहीं आता है। और दुनिया का देखो यहाँ पर 38% यूरोपियन यूनियन के अंदर में, 49% आप लोगों को चाइना के अंदर देखने को मिलेगा कोस्टल, और ये वाला 16%। तो इसकी वजह से इनका जो सामान को लाने ले जाने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम आता है। अगर सामान को लाने ले जाने का खर्चा काफ़ी कम आएगा तो जनता पर उसका बर्डन काफ़ी कम पड़ेगा, यानी कि महंगा सामान उनको कम मिलेगा, तो इन्फ्लेशन भी कम होने के चांसेस रहते हैं। तो ये आप लोग देखते हैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनता है इससे और अच्छे लेवल पर, एक ढांचा ऐसा बनता है जो कि कम पोल्यूशन फैलाने वाला है एज कम्पेयर टू दूसरे जो रोडवेज के थ्रू आप लोग जा रहे हो। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है ना। प्यारा टॉपिक काफ़ी, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। अब एक क्वेश्चन भी है आप लोगों के से जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है कि इवेल्युएट करना है आप लोगों को कि क्या पोटेंशियल है, यानी कि क्या क्षमता है हमारे इनलैंड वाटरवेज, यानी कि जो अंतरदेशीय जलमार्ग हैं उसके अंदर में अगर ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को चलाना है, और कैसे हेल्प करेगा लॉजिस्टिक, यानी कि जो और बेहतर कैसे करेगा चीज़ों को सपोर्ट करने में। लॉजिस्टिक का क्या मतलब है, सपोर्ट करने वाला जो सेक्टर होता है बेसिकली। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, तो है ना प्यारा। तो ये काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में एक ये भी देख लूँ कितने अच्छे से आप लोगों ने ये पर्टिकुलर जो लेक्चर सुना है, यहाँ से पता चलेगा कि कौन कौन अच्छे से सुन रहा था दिल लगा के। ठीक है, दिल लगाना है तो पढ़ाई से लगाओ, खूबसूरती एक तरीके से आप लोगों की सक्सेस होगी, खूबसूरत सक्सेस मिलेगी। ठीक है, डायलॉग बनानी है अच्छे से। गंगा विलास क्रूज के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैनेज किया जा रहा है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के द्वारा। 51 डे की ये प्लान जर्नी लेकर चल रहा है, लगभग 50 टूरिस्ट स्पॉट को इंक्लूड कर रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क और ये सारी चीज़ें। सही आंसर बताना है आप लोगों को, देखता हूँ कौन करेक्ट आंसर देता है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आंसर सही दोगे। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, A, B, C, F, D, ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट पूछा जा रहा है, फिर से कह रहा हूँ मैं, तो करेक्ट आंसर बताना है। अभी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया कि मैनेज जो है इसको प्राइवेट ऑपरेटर कर रहे हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है प्रोजेक्ट को, जो कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है, ना कि मैनेज। और बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं टॉपिक को अच्छे से तैयार करना, टॉपिक को निचोड़ लेना। तो क्या था पूरा प्रोजेक्ट, क्या था, कहाँ कहाँ से ये जर्नी होती हुई गुजरी है, किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, कौन कौन से राज्य और कौन कौन से इंटरनेशनल जो एरिया से ये होकर जा रही है, ये इसके बारे में नाम क्या है इसका, कब से कहाँ से स्टार्ट हुई है, पूरा सिस्टम इसके अंदर क्या है, एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को लग गया इसके बारे में। एक पर्टिकुलर एक अथॉरिटी के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया। हमारे देश में कहाँ कहाँ पर वाटरवेज हैं वो बता दिया, इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है वो बता दिया। एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, और ये हो गया आंसर राइटिंग का सिस्टम, ये हो गया टॉपिक तैयार। अभी भी कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आए हो तो डाउट लेके नहीं जाना है, इतना तो कम से कम करना। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र भी आप लोगों से किया था, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को होगा, और कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में। बात किसके बारे में मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ यहाँ पर अंडर वाटर नॉइज़ के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका वर्ड भी यूज़ किया गया है, इसको बेसिकली UNE का नाम दिया गया है। ठीक है, मैंने कहा P भी लगा देते, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पर ऐसा नहीं है, UNP का नाम इसको दिया गया। बेसिकली यहाँ पर मेजर किया गया अंडर वाटर नॉइस लेवल बाय द शिप्स इन इंडिया वाटर्स। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो भी हो रही हैं ये हरकतें, ये यहाँ पर किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंध्रा जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा यहाँ पर कंडक्ट किया गया कि जो भी समुद्र के अंदर में जहाज चल रहे हैं, ये जो समुद्र के अंदर में जो जहाज इधर उधर घूम रहे हैं, इसकी वजह से जो नॉइस हो रहा है, तो उस नॉइस के लेवल को चेक करने की यहाँ पर बात की गई।
जैसा कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर आप लोग किसी ऐसे एरिया में रहते थे पहले जहाँ पर पूरा जंगल था पूरा, ठीक है, आराम से वहाँ से कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती थी। फिलहाल शहर में आगे ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर 24 घंटे टै टै पै पै होती रहती है, तो आप लोगों को कुछ दिनों तक तो बीमारी हो जाएगी, सो नहीं पाओगे आप लोग यहाँ पर। तो इसी के चलते मेजरिंग नॉइस अंडर वाटर जो कि यहाँ पर सिप के द्वारा लाया जाता है वो कंडक्ट किया गया आंध्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उसमें बोला गया यहाँ पर इनके द्वारा कि जो ये पर्टिकुलर अंडर वाटर जो नॉइस था यहाँ पर, ये आप लोगों को 102 से लेके 115 डेसिबल तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा जो डेसिबल होता है वो यूज़ किया जाता है नॉइस को नापने के लिए, उसकी यूनिट होती है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये अगर आप लोग अपनी कंट्री का ये मैप देखोगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बोली गई कि ये ईस्ट कोस्ट हो गया, आप ये जो वेस्ट कोस्ट हो गया यहाँ पर, और ये हो गया आप लोगों का ईस्ट कोस्ट। तो ईस्ट कोस्ट जो है वो उस पर नॉइस थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर वेस्ट कोस्ट के साथ में कंपेयर करेंगे, यानी कि वेस्ट कोस्ट जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा शांत यहाँ पर नजर आएगा। अच्छा, मैंने एक साइक्लोन के टाइम पर आप लोगों को पढ़ाया था कि किस एरिया में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। आप लोग बताइए वेस्ट कोस्ट पर ज़्यादा साइक्लोन आते हैं या फिर ईस्ट कोस्ट पर ज़्यादा साइक्लोन आते हैं? देखता हूँ कौन बताता है। अभी जो अंडर वाटर नॉइस है इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी वजह से जो डॉल्फिन हैं, जो भी यहाँ पर वेल्स हैं या फिर जो भी यहाँ पर दूसरे जीव जंतु हैं, उनकी ज़िंदगी हराम हो गई है। क्यों? क्योंकि कई सारी मछलियाँ ऐसी हैं जो कि अलग तरीके की तरंगे निकालती हैं और उसके बेस पर अपना रास्ता जो है वो तय करती हैं। कई बार उसी के बेस पर वो जो है अपना शिकार भी तय करती हैं कि क्या खाना है। पर लेकिन जैसे ऊपर से जहाज आ रहा है डों पों करता हुआ, यहाँ पर इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में मिसमैच कर जाती है। कई बार पहुँचना कहीं और होता है और कहीं और चला आता हूँ, जाना होता कहीं और तो जाना कहीं और चला आता हूँ। ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर प्रॉब्लम इतनी सारी है आज की डेट में कि इसके ऊपर बार बार बात की जा रही है कि इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो सोल्यूशन के तौर पर क्या है, एक तो डीप ग्रीन पोर्ट बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स जो है उसको कम किया जा सके। दूसरा, नॉइस लेवल को रिड्यूस करने के लिए रेगुलेशन लाना चाहिए कि इससे फालतू नॉइस होगा तो उसको निकाल के बाहर फेंका जाएगा यहाँ से। स्पीड जो है वो 5 किलो जो बेसिकली 5 नोट से नीचे होनी चाहिए यहाँ पर, ये बोला गया लेस देन, ताकि वो नॉइस इस एरिया में पर्टिकुलर ज़्यादा ना देखने को मिले। और इसी के साथ में पर्टिकुलर जो यहाँ पर अगर बात करें किसी एरिया में आप लोगों को पता है यार यहाँ पे तो ये पर्टिकुलर स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो यहीं से ही निकालना जरूरी है क्या सिर्फ यार, थोड़ा सा दूर को घुमा के ले आओ ताकि इनकी ज़िंदगी शांति में चली रहे। तो री रूटिंग भी यहाँ पर की जा सकती है। तो ये 4 ऐसे बेहतरीन से सॉल्यूशन हैं जो कि यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो इस्तेमाल करने के लिए अगर कल को इसके बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो। ये सारी की सारी बेसिक बातें हैं, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो क्यों ये न्यूज़ में था, किसके द्वारा स्टडी की गई, तो इसके चलते यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, याद रखिएगा वेस्ट कोस्ट पे आप लोगों को नॉइस कम नज़र आता है और ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, तो बेसिक बातें हैं सारी। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट यहाँ से आप लोगों के लिए न्यूज़ बन सकती है। सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है और बात की जा रही है सेबी के बारे में और बात की जा रही है परपेचुअल फंड के बारे में। परपेचुअल फंड क्या है, नहीं समझ में आ रहा है तो शब्द परपेचुअल का मीनिंग देखो, ये होता है लगातार, मतलब जो लगातार चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में बात की जाती है। जैसे आप लोग कई बार SIP लेते हो, ठीक है, तो आप लोग के अकाउंट से सॉरी खांसी बढ़नी स्टार्ट हो गई यार, आप लोग के अकाउंट से लगातार पैसे कटते रहते हैं। जिसको SIP नहीं पता है, ये इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप लोग कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हो, आप लोग लंबे समय के लिए, मान लीजिए आप लोगों ने 10 साल तक बोला कि मेरे अकाउंट से डेली मतलब हर महीने 1000 रुपये कटता रहे, तो ये एक तरीके से SIP आप लोगों ने बना दी, वो आप लोगों के अकाउंट से कटती रहेगी। ठीक है, तो ये लगातार वाली बात यहाँ पर की जा रही है। इसके चलते यहाँ पर ये अभी न्यूज़ में है, तो इसके बारे में मैं आप लोग कुछ बेसिक बातें बताऊंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ और इसके पीछे क्या रोल है वो भी आप लोग चीज़ों को बेसिकली समझ पाएँ। सेबी प्लान कर रही है कि अलाउ किया जाए परपेचुअल फंड ताकि लंबे समय तक जो है चीज़ों को अच्छे से पैटर्न में लेकर चला जा सके। परपेचुअल फंड यानी कि लंबे समय तक फंड यहाँ पर रहेगा। अभी फिलहाल क्या है, जिसके पास में आया तुरंत बेचा तुरंत खरीदा, ऐसी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो ट्रेडिशनल फंड होते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से फाइनाइट टेन्योर के होते हैं। परपेचुअल फंड जो रहेगा ये ओपन रहेगा और एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से ना लंबे समय तक यहाँ पर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। फंड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली बोला जा रहा है, इसीलिए नाम भी परपेचुअल ही है कि लगातार लंबे समय तक यहाँ पर। जैसे आप लोग कोई पेंशन लेते हो, आप लोगों ने पेंशन स्कीम ले ली कि 60 साल के बाद में चीज़ें ऐसी चलेंगी, तो ये इस तरीके से जो लंबे लंबे फंड होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह आप लोगों ने ले लिया, ये सारी चीज़ें। तो परपेचुअल फंड जो होता है
एक तरीके से यहाँ पर इस पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, एक ट्रस्ट के बेस पर चलता है। सबसे पहले तो ये ट्रस्ट होगा तभी आप लोग वहाँ पर जाओगे। ठीक है, बिना ट्रस्ट के आप लोग कभी जाओगे ही नहीं। तो बिना ट्रस्ट के कहीं पर इंसान जो है वो पैर टेकता नहीं है, डरता है। एक तरीके से रियल जो ई स्टेट में इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर बात की जाती है। कई बार आप लंबे लंबे समय तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, तो इसमें जो सेबी है वो यहाँ पर अच्छे से काम करती है, आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कोविड-19 के बारे में सुनकर लोगों के मन में खलबली मची कि यार ये कैसी बीमारी आ गई, इसका किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया जाएगा। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड-19 पहली बार दुनिया में ऐसी महामारी आई। बहुत सारी ऐसी महामारियां हैं जो कि आई थी और आज के टाइम में भी हमारे बीच में है। उनमें से मलेरिया भी एक आप लोगों को देखने को मिलेगी, डेंगू एक आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि बहुत सारे लोगों की जान लेकर गई यहाँ पर, आज की डेट में नहीं, पुराने टाइम में। पर लेकिन इनकी मेडिसिन आ गई तो चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल करते हुए हम लोग यहाँ पर नजर आए। अभी यहाँ पर बात करेंगे हम लोग बेसिकली डेंजर्स जो मलेरिया वेक्टर है, कीनिया के अंदर यहाँ पर अभी डिटेक्ट किया गया है। मैक्सिमम ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती हैं, क्योंकि हेल्थ की फैसिलिटी जो बहुत ज़्यादा चरमराती है वो आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में देखने को मिलेगी। अगर कीनिया देखना है तो ये है यहाँ पर कीनिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मच्छर जनित बीमारी है मलेरिया, वो काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर बेसिकली अभी जो है वो देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब कोई नया वेक्टर पता चल जाता है। जैसे एक बात आप लोगों को बता दूं, मान लीजिए आप लोगों ने मेडिसिन बना रखी है एक पर्टिकुलर बीमारी की। ठीक है, बीमारी का नाम है B1। अभी आप लोगों के पास में B2 बीमारी आ गई। अब ये मेडिसिन जो है इस B2 बीमारी पर काम ही नहीं कर रही है। अब ये B2 बीमारी जो है ये लोगों को अपने लपेटे में लेना स्टार्ट करेगी, लोगों की जान जानी स्टार्ट होगी, बीमार होना स्टार्ट होंगे, हम लोग दवाई पर काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर आगे चलकर यहाँ पर मेडिसिन आएगी। तब तक यहाँ पर B3 बीमारी आ जाती है। जो B1, B2, B3 बीमारी बोल रहा हूँ, ये कई बार अगर वायरस हैं तो एक ही बीमारी के ये अलग अलग रूप होते हैं, जिसके ऊपर जो है नॉर्मली काम नहीं होता है। आप लोगों को पता होगा, वायरल अगर कोई चीज़ होती है तो उसका अक्सर इलाज जो है वो जल्दी से नहीं होता है। इसका रीज़न पता है आप लोगों को? इसका रीज़न ये है कि जो वायरल जो चीज़ होती है वो अपना नेचर चेंज करती रहती है। अभी जो है A टाइप के नेचर की है, थोड़ी देर में B टाइप के नेचर की हो जाएगी, फिर C टाइप के। अगर A की दवाई बनाओगे तो वो A पर ही काम करेगी, B पर नहीं करेगी। B की दवाई बनाओगे तो वो B पर काम करेगी, C पर नहीं करेगी। तो ये सबसे खतरनाक सिचुएशन यहाँ से निकल कर आती है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी एक बेसिक सी चीज़ है जो कि आप लोग याद रखिएगा। अगर इसके बारे में बात करूँ तो मलेरिया जो है वो जो मलेरिया जो है आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलता है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। ठीक है, और सुना होगा कि फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो है उसकी वजह से यहाँ पर ये फैलता है। ये जो पैरासाइट होता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ह्यूमन के अंदर में जैसे एंट्री करता है, वैसे और भी हैं इसके घर के भाई बहन, पर लेकिन जितना खतरनाक ये है इतने दूसरे आप लोगों को यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। एनोफिलीज जो यहाँ पर स्टेफिन्स होता है वो कैपेबल है ट्रांसमिट करने में बोथ प्लाज्मोडियम और जो यहाँ पर बेसिकली फैलिसिपरम और इसी के साथ में PV विवेक्स। ये सारे के सारे जो वेक्टर है ना आप लोगों में बता रहा हूँ, ये 5 तरीके के आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर सामने हैं, किस तरीके से क्या क्या है। तो हाईली एडेप्टिव है। माना जा रहा है कि अगर अर्बन एरिया में आप लोगों को ये ट्रांसमिट होती है, एक बार नज़र आ गई, जिसके बारे में बात करें यहाँ पर एनोफिलीज स्टेफिन्स। ठीक है, तो ये खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। सोचो कि अर्बन एरिया में अगर ये बीमारी लगना स्टार्ट हो गई और खासकर झुग्गी झोपड़ियाँ वाले एरिया में अगर घुस गई तो हज़ारों लोगों को अपने लपेटे में लेकर ये बीमारी जो है वो निकल सकती है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की बात की जाती है ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। ठीक है, तो बड़ी ही बेसिक सी चीज़ है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन होगा तो दूर करके चलना है। दोस्तों, ये कितना पुराना मुद्दा है जिसकी कुछ हद नहीं है। हमारे देश में लंबे समय से इसके ऊपर कई बार बात की जा चुकी है। इसको बोलते हैं OROP, और मैं इसके साथ में काफ़ी कनेक्टेड हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे फादर साहब जो हैं वो भी आर्मी में हैं, तो कई बार इसके बारे में हमारे घर पर भी डिबेट डिस्कशन जो है वो हो जाता है। इसको बोलते हैं 1 रैंक 1 पेंशन, यानी कि आज की डेट में कोई इंसान A है, वो एक पर्टिकुलर रैंक R1 से रिटायर हुआ है, और इसी के साथ में यहाँ पर पुराने टाइम पर कोई एक इंसान थे B, वो हुए थे इसी सेम रैंक से रिटायर। तो जब आज की डेट में दोनों यहाँ पर आप लोगों को एक साथ में देखने को मिलते हैं तो इनको अलग अलग पेंशन मिलती है। तो इसी के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक हमारे आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जब एक ही रैंक से रिटायर होकर आ रहे हैं तो उनकी पेंशन भी जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। तो उसके चलते काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इनकी मांग थी। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने आकर जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। पर लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी यहाँ पर जो पेमेंट है वो पेंडिंग पड़ी रहती है, अप टू द मार्क तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई साहब ये यहाँ पर 1.6 ये मिलियन आर्मी जो हमारे देश में पर्सन है उनको आप लोग उनका जो बकाया राशि क्यों नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी,
आज की डेट में दुनिया में मतलब हमारे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा अगर कोई एम्प्लॉयमेंट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो वह है इंडियन आर्मी। 12 लाख के करीब लोग यहाँ पर इंडियन आर्मी में काम करते हैं। दूसरे नंबर पर है यहाँ पर इंडियन रेलवे, उसमें लगभग 9 लाख के करीब काम करते हैं। और तीसरे नंबर पर आती है यहाँ पर टाटा। ठीक है, तो ये टाटा का बताओ कितने लोग लगभग उसमें काम करते हैं, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है वैसे। अगर बात करें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट को यहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन के तहत यहाँ पर बोला गया कि क्यों यार इसको आप लोग रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे देश में एक तरीके से चीज़ें हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर उसके चलते 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब ही यही रखा गया था कि कम से कम जिस रैंक से रिटायर हो रहे हैं एक जैसे लोग, उनको इरेस्पेक्टिव ऑफ डे ऑफ रिटायरमेंट चाहे कुछ भी हो, पेंशन एक जैसी यहाँ पर मिलनी चाहिए। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती थी। उत्तर प्रदेश पंजाब में हाईएस्ट नंबर ऑफ आप लोगों को यहाँ पर जो इसके बेनिफिशरी देखने को मिलेंगे, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ पर। इसके लिए कमेटी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर कोसियारी कमेटी है यहाँ पर, जो कि फॉर्म की गई थी भगत सिंह कोसियार चेयरमैन जो इसकी इनकी अध्यक्षता में। तो यहाँ पर इसके द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई थी। तो कई बार आप लोगों से कमेटी के बारे में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कमेटी है। कि आप लोगों के आसपास में कोई जानने वाला है जो आर्मी में है, बताइए। और हाँ, इसको याद रखने के लिए आप लोग ये बोल सकते हैं कि कोसी, मतलब एक तरीके से ना कोसी यारी, यानी कि यारी को कोस रहे हैं, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल रही है, यारों को कोस रहे हैं, भाई साहब तुम्हारी वजह से नहीं मिल रही है। तो कुछ भी इस तरीके से करके आप लोग टेढ़मबाजी जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा बिहार का सोरो, यानी कि बिहार के अंदर में दुख किस नदी की वजह से आता है, आप लोगों ने सुना है, वो है कोसी रिवर। कोसी रिवर को बिहार का सोरो बोला जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से वहां पर कई बार बाढ़ आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर चाइना का सोरो जो है वो बोला जाता है येलो रिवर को, यानी कि येलो रिवर जो पीली रिवर है उसको चाइना का सोरो बोला जाता है। चाइना का सोरो क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस पर्टिकुलर नदी के अंदर में बेइंतहा बाढ़ वगैरह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से कई बार जो है इनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। और बहुत सारे रीज़न तो ये बताए जाते हैं इस सब चीज़ों के पीछे कि चाइना इतनी बदतमीजी काटता है, वो क्या करता है, बड़े बड़े बांध बना रखे हैं इन रिवर्स के ऊपर, इसकी वजह से भी यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसको मदर ऑफ चाइना सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, यानी कि ये चाइना की सिविलाइजेशन की मदर है। जैसे हमारे देश में किसको बोला जाता है, ये आप लोग अपने अगर देश में अगर बोले खासकर तो गंगा रिवर काफ़ी अच्छे से जानी जाती है, और इंडस रिवर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसके नाम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसकी वजह से जो फ्लड आती है यहाँ पर खासकर चाइना के अंदर में, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती है, क्योंकि दुनिया में ये 6ठे नंबर की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। और इसको अलग नाम से पुकारा जाता है यहाँ पर, इसका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, ह्यूएंग ही, ठीक है। तो ह्यूएंग ही नाम से अगर पूछे कोई यहाँ पर तो याद रखिएगा, उल्टे सीधे से थोड़े से नाम है, चाइनीज़ नाम है, तो आप लोग ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर कुंग हई, ठीक है, तो कुंग हई करके यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर क्योंग हई बोलिए, बेसिकली एक तरीके से ये एक प्लेटो है जहाँ से ये निकल कर आती है, ठीक है, और काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पर डालती है। देखिए कई सारे बच्चों को मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार इस चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, कि यहाँ पर आप लोगों को जो ये पर्टिकुलर अगर चीज़ें जो लिखी हैं वो हिंदी में मिलती है और इंग्लिश में मिलती है। एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी में देख के पढ़ा दिया करो, एक कह रहा है इंग्लिश में देख के पढ़ा दिया करो। इसीलिए मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने में आप लोगों को विश्वास रखता हूँ, और ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वरना नोट्स तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी जिसमें समझ में आ रहा है पढ़ लो ना यार, उसमें कौन सा इशू है। सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, उसके बाद भी आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हो, हैं, गलत बात है, ठीक है। तो यह गंदी बात है, मत करो मेरे साथ गंदी बात, ठीक है। पढ़ाई करो, इन सब चीज़ों में क्या रखा है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, तो एंजॉय करो थोड़ा सा रिलैक्स होके, ओके। बात की जा रही है भारत सुब्रमण्यम, ठीक है। तो भारत सुब्रमण्यम किस खेल से जुड़े हैं? नाम कितना प्यारा रखा गया ना, भारत लग गया नाम के सामने, ठीक है। मैं भी भारत वीर कर लेता हूँ अपना नाम। टेनिस से है, चेस से है, या फिर टेबल टेनिस है, या फिर वेट लिफ्टिंग है, बताइए। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि आप लोगों को इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि कौन सी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो अपनी जो वेबसाइट है यहाँ पर, जो अपनी वेबसाइट पर भारत की यूनेस्को की जो धरोहर है का विवरण किस लैंग्वेज में वर्णित है, तमिल, हिंदी, संस्कृत या फिर तेलुगु। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखता हूँ कौन बताता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, ठीक है। बात की जा रही है कि यहाँ पर जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा अनाउंस की गई है कि एक तरीके से यहाँ पर कि चुनाव में देरी के बारे में। तो ओवर द डिले इन इलेक्शन वेस्ट अफ्रीकन कंट्री अनाउंस द कट देयर टाइज विद द अफ्रीकन जो कंट्री है।
देखिए होता क्या है, कई बार दिक्कतें रहती है अफ्रीकन कंट्री में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो एक बार पावर में आ जाता है ना, वो पावर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मुद्दे यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो किसने यहाँ पर बात की है, माली, इजिप्ट, पेरू या फिर साउथ अफ्रीका? सही आंसर आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है कि यहाँ पर विद विच कंट्री डिड इंडिया सेट बायलेटरल ट्रेड टारगेट 50 बिलियन बिफोर 2030? साउथ कोरिया, यूएसए, जापान या फिर यूएई? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके साथ सेटअप किया जा रहा है, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंट्री है अगर बात करें, ठीक है। तो बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। सबके आंसर बताऊंगा, पहले आप लोग एक बार दिल से अटेम्प्ट कर लो और फिर दिमाग से जवाब दे दो, है कि नहीं? दिमाग से अटेम्प्ट करना और दिल से जवाब देना, या फिर दिल से अटेम्प्ट करना दिमाग से जवाब देना, क्या सही है बताइए? मतलब दिल से अटेम्प्ट कर लो और दिमाग से जवाब दे लो, ठीक है। सी सेट का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा। वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन का आंसर तो देखते हो कौन आंसर देता है, तब तक मैं आप लोग की रिवर कवर करता हूँ, ठीक है। रिवर क्या, बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन है और ये न्यूज़ में भी रहता है। तो बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, ये है मजुली आइलैंड, मजुलिका के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मुजली आइलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो आइलैंड है, पहले तो याद रखिए कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा, आसाम के अंदर में। 2006 में ये फर्स्ट आइलैंड बना जो कि डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो देश के अंदर में पहला खिताब यहाँ पर इसको मिला, जो कि ब्रह्मपुत्रा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो एग्जैक्ट समझ सकते हो, ये यहाँ पर, ठीक है। हालांकि कई बार ये भी बोला जाता था कि यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा कटाव बहाव हो रहे हैं चीज़ों के, तो आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पर फिर भी ये एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका एरिया कितना है अगर कोई आप लोगों से पूछे, तो 1555 स्क्वायर किलोमीटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका एरिया है यहाँ पर, जो कि अगर बात करें यहाँ पर ये बात की जाती है कि एक तरीके से ना जो कई बार ऐसा रहता है कि जब इरोजन होने लगता है तो यहाँ पर बात करने लगते हैं, क्या दिक्कत होने लगती है, खासकर मानसून के टाइम पर जब बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा, तो ये बातें की जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी एरिया माना जाता है, खासकर अगर बात करें इस पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में, ठीक है। अपनी खुद की चीज़ें हैं यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में वैसे हैं, तो ये माना जाता है कि अभी फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये आइलैंड डिस्ट्रिक्ट तो बना दिया आप लोगों ने, पर 15 से 20 सालों में आने वालों में ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, ऐसी बातें की जा रही है। जितना इसका, क्योंकि नदी बह रही है तो वो काट काट के ले जाती है मिट्टी, तो ऐसी भी बातें यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसलिए ये आइलैंड वाला कई बार न्यूज़ में रहता है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाए, कोई पूछ ले आप लोगों से नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा बता दिया जाए आप लोगों को। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है भाई साहब, कन्फ्यूज़न होते ही छोड़ के जाना, ठीक है। और मैं रख लूँगा अपने पास, आप बस माइंड में क्लैरिटी रखो, ओके। क्वेश्चन देख लेते हैं, देखता हूँ किस किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कौन कौन है धनुधर हमारी इस विद्या के। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आंसर कम से कम ढंग से दे दिया करो, ठीक है। पहले का क्वेश्चन का आंसर क्या है, भारत साहब कौन है सुब्रमण्यम? तो ये टेनिस से रिलेटेड है। टेनिस नहीं, टेनिस से नहीं है, चेस बताइए, टेबल टेनिस या वेट लिफ्टिंग बताइए, चेस से रिलेटेड है, ठीक है। 14 ईयर ओल्ड है यहाँ पर और 73rd चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के अंदर भी क्वेश्चन पूछ ले जाए एग्जाम में, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो ये पूछना चाहिए। 72वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। और 71वें कौन थे, ये बताना है। तो ये 73वें बने हैं, तो मैंने 73वां बता दिया। 72, 71, अक्षय कुमार की मूवी मत काउंट करने लगना, 71 सिंह 72 सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर, ये तो खार हालांकि बता ही सकते हो आप लोग। ये एक अच्छी एक क्वेश्चन पूछा सकता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर बात करें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो पब्लिश कर रही है हिंदी में डिस्क्रिप्शन, जो भी यूनेस्को की जो साइट है इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, और ये एक तरीके से परमानेंट डेलीगेशन है यूनेस्को के द्वारा अनाउंस की गई इंप्लीमेंट करने के लिए वर्ल्ड हिंदी दिवस वाले दिन जी ये चीज़ें। वर्ल्ड हिंदी दिवस जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उस टाइम पर मैंने बताया था कि हिंदी जो है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे नहीं, दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेज है जो कि बोली जाती हैं, तो हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उसका ओहदा बढ़ाने की बात की जा रही है। तो वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये बताइए। आंसर उसका हिंदी हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें, जैसे मैंने बताया अफ्रीका के अंदर में दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो अफ्रीका में सबसे बड़ी दिक्कत की पावर में आने के बाद में नहीं छोड़ के जाएंगे हम, ठीक है। तो अफ्रीका के अंदर में माली है, उसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि हम तुम्हारे साथ में रिलेशन नहीं रखते, आथू हमारी तुम्हारी कट्टी, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन वगैरह कराते नहीं, आगे बैठ जाते हैं, यहाँ पर दुनियादारी चलती रहती है। तो वेस्ट अफ्रीका, तो क्लोज टाई बॉर्डर विद माली, कट द डिप्लोमेटिक टाई, टफ इकोनॉमिक सैंक्शन रेस्पॉन्स टू द डिले इन होल्डिंग द इलेक्शन, ठीक है। तो ये मुद्दा है यहाँ पर।
बाकी यहाँ पर साउथ कोरिया के साथ में अपने रिलेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सैमसंग मार्केट में धूम मचाई रही है, तो साउथ कोरिया के साथ में रिलेशन अच्छे रहेंगे और अच्छे से डेवलपमेंट होगा देश के अंदर में। तो 50 बिलियन की बात यहाँ पर की जा रही है व्यापार की। तो साउथ कोरिया के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं यहाँ पर इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब से मिले, दिल्ली में बातचीत भी हुई थी। तो यहाँ पर देखते हैं कितना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ पाते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो ट्रेड बैलेंस में आप लोग बात करें तो एक तरीके से अगर बात करें, साउथ कोरिया जो है एक्सपोर्ट करता है 38 बिलियन के करीब, ठीक है। और इंडिया जो है अगर बात करें, जो साउथ कोरिया एक्सपोर्ट करता है टू इंडिया, और इंडिया का इंक्रीज हो रहा है 37% के करीब, ठीक है। तो यानी कि एक अच्छा खासा बैलेंस ट्रेड जो है वो एक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। सरप्लस कैटेगरी में यहाँ पर देखने को मिलती हैं चीज़ें, ठीक है। तो एक तरीके से ये कुछ बातें हैं। सी सेट का क्वेश्चन जो है इसके बारे में अगर बात करें तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 45 यानी कि सी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, आप लोग थोड़ा देख लेना। बाकी मजुली का हो गया आप लोगों का, ठीक है। मजुली है, मजुली का नहीं ठीक है, मजुली आइलैंड, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना नहीं है, ओके। कन्फ्यूजन हो तो फिर से बोल रहा हूँ, ये छोड़ना। तो आ जाओ मेरे अंग्रेजों, अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ यहाँ पर। तो वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे, अंग्रेजी बोलना, समझना, या फिर आप लोग पढ़ना, सीखना, सुनाना सब कुछ चाहते हो तो वो वोकैबुलरी उसका बेसिक पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग में भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आंसर राइटिंग में वोकैबुलरी अच्छी होती है तो अच्छा आंसर आप लोग लिख पाते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हो तो उसको समझ पाते हो, जिंदगी आसान हो जाती है, ऐसा बोल सकता हूँ। पहला शब्द क्या है, ये फेरोसिटी, इसको बोलते हैं क्रूरता, ब्रूटिलिटी से किसी को मार देना, ठीक है, एक तरीके से कुछ ऐसी चीजें कर देना। तो क्रूर होने की अवस्था या फिर गुण, ये एक तरीके से फेरोसिटी होगा। फेरो मतलब ये फोर्स लगाकर किसी सिटी को धकेल जाए, इतने क्रूर आदमी यार, इतने लोगों की जान चली गई, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लोग बेसिकली इनको याद रखने की ट्रिक ढूंढ सकते हैं, इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाना तो याद भी रहेंगे, ठीक है। तो ये है इसके बारे में जो कि आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एब्रिज, तो ये है संक्षेप, यानी कि संक्षेप में चीज़ों को बताना, काइंड ऑफ। इसको समझने के लिए आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कई जगह। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं आप लोगों को उसका संक्षिप्त में अच्छे से समझा देता हूँ और जो उसकी सेंस है वो भी खत्म नहीं होता है। यानी कि एक तरीके से जैसे कोई आर्टिकल है, एडिटोरियल आया है, तो मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करता हूँ नोट्स की फॉर्म में, ठीक है। उसी के साथ में उसमें क्वेश्चन लाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आंसर राइटिंग के लेकर आता हूँ और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो आप लोगों को उस आर्टिकल के बारे में समझ में आ जाता है कि आर्टिकल क्या है, वो न्यूज़ हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए तो चीज़ें और याद हो गई, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी बता दी और आंसर राइटिंग भी हो गया। तो उसका सेंस भी पता रखता है आप लोग को आर्टिकल का, उसकी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो बिना सेंस खोए हुए उसको शॉर्ट फॉर्म में बता देना, तो ये है एक तरीके से एवरेज, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है रिच, ठीक है, WRITCH। तो ये एक तरीके से होता है बदकिस्मत। बदकिस्मत आप लोग बोल सकते हैं कि कितना बदकिस्मत है, तो रैच वर्ड यूज कर लेना। रैच वर्ड बोलेंगे यहाँ पर अनहैप्पी पर्सन, अनफॉर्चुनेट, ये कितना अनलक्की है। एक मूवी है जिसमें अक्षय कुमार नहीं है, अजय देवगन है और उसके साथ में सोनाक्षी सिन्हा है, ठीक है। सोनाक्षी सिन्हा जो रहता है उसका किस्मत बड़ी खराब रहती है, ठीक है कौन सी है, डीजे है क्या शायद, डीजे क्या नाम है उसका, एक्शन जैक्सन, नाम याद नहीं रहा मुझे मूवी का, उसमें उसका डबल रोल रहता है, ठीक है। तो वो वाली मुझे एकदम याद आ गया यहाँ पर। तो एक तरीके से बदकिस्मत, तो अनहैप्पी, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दूसरी साइड में देखो क्या बोला गया है, इनोसेंट और सेंट। सेंट मतलब बिल्कुल एक इनोसेंट पर्सन, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेट बोले तो कई सारे लोग जो हैं जो एक तरीके से बोलते हैं ना कि हम लोग यार बड़े बदकिस्मत है। तो मुझे ऐसा लगता है यार किस्मत वगैरह सारी अपने हाथ में होती है, अगर आप लोग यानी कहते हैं कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो ढंग से काम करता है। तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट रखो तो सारी चीज़ें अच्छे से चलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। तो ये समझिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रैंगल, इसका मतलब होता है कि एक तरीके से टकरार, ठीक है, डिस्प्यूट और एक तरीके से आर्ग्यूमेंट, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, इन लगे रहना। आप लोगों ने देखा ना अक्सर गाँव में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, नाली को लेकर, खड़ंचे को लेकर, साफ सफाई को लेकर लगे हुए हैं, ठीक है। इसने ये कर दिया, हमारी नाली के सामने आके कूड़ा फेंक दिया, ये हो गया, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। कई सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इशू बन जाते हैं। खेतों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, डोल को लेकर, मेढ़े को लेकर, ठीक है। कई बार और इशू चल जाते हैं, तो ये खिंच जाती है कई बार। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो बोला गया यहाँ पर यह डाइसी, तो एक तरीके से डाइसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना। तो रिस्की, अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, डाइसी सिचुएशन हो गई यार, ठीक है। मैंने कहते कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कोई एग्जाम में बैठे थे और वहाँ पर मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन लगाना है, बहुत ही डाइसी सिचुएशन हो गई, दो ऑप्शन एक जैसे आ गए, ठीक है। हालांकि पढ़ाई लिखाई की जगह कोई और भी उदाहरण दिए जा सकते थे। एक बच्चा कह रहा है कि सर हर जगह पढ़ाई मत ठूसा करो, कभी कभी जर्नल भी बोल दिया करो
दोस्तों बाकी क्लास में मिलता हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो बताना कि लेक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कुछ और इसके अंदर में अपडेट करना होगा तो इसको जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो इसको अच्छे से एंजॉय करना और पीडीएफ वगैरह भी जो है साथ साथ में आप लोगों को मिलती रहेगी। उसके लिए कोई भी डाउट जो है वो मन में मत रखना। और अगर एक बार आप लोग ट्राई कर रहे हो चीज़ों को पे करना, फीस करना, और दिक्कत आ रही है तो फिर थोड़े टाइम के बाद में ट्राई करो। कई बार उसको रिपीटेडली कैंसिल नहीं करना, ये बात मैंने पहले बताई थी। पर लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं हैं और रिपीटेडली वही काम करते हैं, तो ये गलत बात है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखो और चीज़ों को अच्छे से लेकर चलो। तो अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देकर चलो। 4-5 महीने जो हैं अभी आप लोगों के पास में, सही तरीके से इनको आप लोग एंजॉय करो ताकि अपनी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन आप लोग दे सको। बड़ा ही सुनहरा मौका है, अच्छे से एंजॉय करो इसको। इसी के साथ में अपनी लाइफ में थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना भी सीखो, एक्सरसाइज वगैरह करो। इसी के साथ में जो है टाइम से सोना और टाइम से उठना करो ताकि ज़िंदगी में एक बैलेंस बना रहे, तभी चीज़ों को आप लोग बैलेंस तरीके से लेकर चल पाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।